पार्ट 15 ठरकी युवान को चाहिए सिर्फ आशी। युवान आशी को जबरदस्ती पूल साइड के साथ ही एक कैंडल लाइट डिनर टेबल के पास ले आया और एक चेयर पर बैठा दिया। थोड़ी ही देर में वहां पर बिकिनी पहनी हुई कुछ लड़कियां आई और अपने हाथों से उन्होंने खाना सर्व करने लगी। आशी गुस्से में कभी युवान को और कभी उन लड़कियों को देख रही थी जिन्होंने पहने थे नाम मात्र के सिर्फ 2 कपड़े जो रुमाल से भी छोटे थे। उन लड़कियों को देखकर ही आशी को शर्म आ रही थी। गिनती में लगभग 18 या 20 उन लड़कियों ने खाना सर्व किया और साइड में जाकर एक लाइन में खड़ी हो गई। आशी के शर्म भरे एक्सप्रेशन को देखकर युवान चेहरे पर डेविल स्माइल लेते हुए बोला, अच्छी ड्रेस है 9 की। टेंशन मत लो बेबी, थोड़ी ही देर में तुम्हें भी यही ड्रेस पहनने को मिलेगा। युवान की बात सुनकर आशी ने गुस्से में मुंह बनाते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो, मैं ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनूंगी। ये सुनकर युवान अपनी शातिर मुस्कान बरकरार रखते हुए बोला, ये तो वक्त ही बताएगा। पहले डिनर करो, अब तो मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। सामने रखे लजीज खाने को देखकर आशी मन ही मन बोली, भूख तो मुझे भी बहुत जोर से लगी है, कोई ड्रामा किए बिना खा लेती हूँ। यहाँ से भागने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। आशी ने धीरे से प्लेट अपनी तरफ सरकाए और खाना शुरू किया। युवान ये देखकर हैरान रह गया। उसे तो लगा था आशी खाना खाने में नाटक करेगी, पर ये तो इतनी आसानी से मान गई। तभी आशी ने खाना खाते हुए युवान की तरफ देखा और कहा, ऐसे घूर घूर कर मेरे खाने को नजर मत लगाओ, तुम भी खाओ। इतना खर्चा किया है तो वसूल तो करो। आशी की इस बात पर युवान को एक शरारत सूझी। उसने मुस्कुराते हुए आशी को देखकर कहा, तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओ। ये सुनकर आशी हैरान होते हुए कुछ पल युवान को देखती है, फिर मुंह बनाते हुए बोली, मैं क्यों खिलाऊं? भगवान ने तुम्हें भी हाथ दिए हैं, चुपचाप अपने हाथों से खाओ। मैं तुम्हें रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ। अगर यहाँ से जिंदा जाना चाहती हो तो तुम मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ। ये कहते हुए युवान की मुस्कान गायब हो चुकी थी और उसका चेहरा एकदम कोर नजर आ रहा था। युवान की बात सुनकर आशी ने कुछ सोचा और बोली, अच्छा मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी तो तुम मुझे जाने दोगे ना? इस बात पर युवान ने अपने दोनों हाथ सिर के पीछे करते हुए बड़े ही रिलैक्स तरीके से आशी से कहा, वह तो मुझे सोचना पड़ेगा और बिना खाना खाए मेरा दिमाग काम नहीं करता। तो तुम मुझे अपने नाजुक हाथों से खाना खिलाओ। आशी मन ही मन गुस्से में उबल रही थी, लेकिन उसे यहाँ से बाहर भी तो जाना था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसने युवान को खाना खिलाना में ही भलाई समझी। आशी ने चम्मच लेकर जैसे ही युवाओं को खिलाना चाहा, युवान ने वह चम्मच नीचे फेंक दिया। ये देखकर आशी ने गुस्से से युवान को घूरते हुए कहा, ये क्या किया तुमने, चम्मच क्यों फेंका? युवान अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लेकर बोला, मैंने कहा मुझे तुम्हारे हाथों से खाना खाना है, चम्मच से नहीं। मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ, विद योर सॉफ्ट नाजुक नाजुक हैंड्स। युवान की बात सुनकर आशी ने मन ही मन कुर्ते हुए अपने हाथों में खाने का एक कौर लिया और युवान के मुंह के सामने अपना हाथ बढ़ दिया। आशी ने पहली बाइट जैसे ही युवान के मुंह में डाली, युवान ने उसके हाथों पर बाइट कर लिया। यह क्या किया तुमने, बाइट क्यों किया? जाओ, मैं तुम्हें खाना नहीं खिलाऊंगी, अपने हाथों से खाओ। कहते हुए आशी ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। उसकी इस हरकत को देखकर युवान ने गुस्से में आशी को घूरते हुए कहा, लुक एट मी क्यूटी, तुम यहाँ मेहमान नहीं हो जो अपने ये नखरे मुझे दिखा रही हो। यू आर माई स्लेव, तुम मेरी गुलाम हो और मैं जो कहूँगा तुम्हें वही करना होगा, वरना अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या गुलाम? हाँ, तुम्हारे सपने में। आशी किसी की गुलाम नहीं है, समझे तुम? अच्छा होगा तुम अपनी यह गलतफहमी दूर कर लो। सांप पालो, कुत्ता पालो, लेकिन गलतफहमी मत पालो, क्योंकि गलतफहमियां बहुत तकलीफ देती है। कहते हुए आशी की आंखों में गुस्सा और बेहिसाब नफरत थी। हाँ, तुमने सही कहा क्यूटी, गलतफहमियां बहुत तकलीफ देती हैं, जैसे अभी तुम्हें देने वाली है। कहते हुए युवान ने टेबल के नीचे से एक गन निकाली और आशी के माथे पर पॉइंट कर दिया। हैरानी वाली बात यह थी कि आशी ने गन देखने के बाद भी अपनी नजरों को नीचे नहीं किया, बल्कि उसी तरह गुस्से भरी आंखों से युवान को घूर रही थी। उसकी आंखों में एक पल के लिए भी डर नहीं आया। आशी को न डरता देखकर युवान एक पल के लिए हैरान रह गया, क्योंकि आज तक युवान ने किसी को भी ऐसी निडरता से उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए नहीं पाया था। उसे आशी की आंखों में एक आग नजर आ रही थी। आशी की निडर आंखें युवान को अंदर से कुछ महसूस करने के लिए मजबूर कर रही थी। युवान ने आशी से पूछा, क्या हुआ क्यूटी, तुम्हें डर नहीं लग रहा? क्या तुम इसे खिलौना समझने की गलती कर रही हो? मुझे तुम्हारी आंखों में डर नजर क्यों नहीं आ रहा? युवान की बात सुनकर आशी अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर बोली, 5 साल की उम्र से मौत से बदतर जिंदगी जी है मैंने,
इसलिए मौत का डर आशी को नहीं है। मारना चाहते हो तो मार दो। आशी अपने लिए जिंदगी की भीख नहीं मांगेगी। आशी की बात सुनकर युवान सोच में पड़ गया। फिर अपने चेहरे पर शैतानी हंसी लाते हुए जोर जोर से हंसते हुए बोला, नाइस एटीट्यूड क्यूटी, आई एम इम्प्रेस्ड। मैं जितना तुम्हें जान रहा हूँ तुम्हारे बारे में हर बार एक नई चीज पता चल रही है, और जितना मैं तुम्हें जान रहा हूँ तुम्हें पाने की आग मेरे अंदर उतनी ही बढ़ रही है। क्या कहा तुमने? आशी अपने लिए जिंदगी की भीख नहीं मांगेगी। इसका मतलब दूसरों के लिए मांग सकती है ना? तो एक गेम खेलते हैं। तुम जितनी बार मुझे ना कहोगी मैं उतनी ही लाशें यहाँ बिछा दूंगा, और इसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा बल्कि इसकी जिम्मेदार रहोगी तुम। कहते हुए युवान की आंखें एकदम से कोल्ड हो गई। उसकी मुस्कान गायब हो गई, मानो उसके अंदर का शैतान बाहर निकल रहा हो। आशी ने हैरान होते हुए पूछा, क्या मतलब? तभी युवान ने साइड में लाइन से खड़ी हुई अपनी मिस्ट्रेस, जिन्होंने अभी अभी आशी और युवान को खाना सर्व किया था, उनमें से एक लड़की को बिना देखे गन से शूट कर दिया। वह लड़की तड़प तड़प कर वही ढेर हो गई, और यह नजारा देखकर आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह अंदर तक कांप गई। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया अभी हुआ क्या। आशी ने आज से पहले अपनी आंखों के सामने किसी की मौत नहीं देखी थी। वह एकदम सन रह गई। आशी को हैरान परेशान देखकर युवान अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लेकर बोला, तुमने मुझे बहुत हल्के में ले लिया क्यूटी। शायद तुमने मुझे कॉमेडी टाइप समझा था, पर मैं बहुत सीरियस टाइप हूँ। ये तो फिलहाल ट्रेलर था, मैं इससे भी ज्यादा खतरनाक हूँ। अगर पूरी फिल्म देखना चाहती हो तो एक बार फिर मुझे ना कहकर देखो। युवान की बात सुनकर अब आशी की आंखों में आंसू आ गए। उसने हैरानी से युवान को देखते हुए कांपती आवाज में बोली, तुमने उसे मार दिया। यू किल्ड हर, यू आर ए मर्डरर। आशी को रोते हुए देखकर युवान अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लेकर बोला, ओ कम ऑन क्यूटी, इट्स नो बिग डील। अपने इन आंसुओं को वेस्ट मत करो। यह आंसू थोड़ी देर में तुम्हारे बहुत काम आने वाले हैं। इन्हें बचा कर रखो, क्योंकि अब मैं तुम्हारा वह हाल करने वाला हूँ कि तुम्हें सिर्फ रोना होगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, वो भी एक नई स्टाइल में। कहते हुए युवान ने अपने हाथों से इशारा किया। इशारा पाते ही बिकिनी पहनी एक लड़की अपने हाथों में एक थाली लेकर उनके पास आई। थाली के ऊपर ब्लैक कलर का कपड़ा रखा हुआ था। युवान ने मुस्कुराते हुए उस थाल से उस काले कपड़े को हटा दिया। उस थाल में एक रेड कलर के नेट से बनी हुई सेक्सी ड्रेस थी। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो बहुत ही रिवीलिंग ड्रेस है। आशी को कुछ समझ नहीं आया। उसने सवालिया नजरों से युवान के चेहरे की तरफ देखा। युवान ने अपने चेहरे पर डेविल स्माइल के साथ कहा, आई नो कि तुम छोटी ड्रेस नहीं पहनती क्यूटी, तुम अपने बदन को ढक कर रखना पसंद करती हो, लेकिन मैं खूबसूरत जिस्म को देखना पसंद करता हूँ। तुम अपने ये बेकार के ओल्ड फैशनेबल कपड़ों को उतारो और यह पहन कर आओ। आई वॉन्ट टू सी योर बॉडी। वॉट? यह क्या बकवास है? मैं इन घटिया कपड़ों को कभी नहीं पहनूंगी। आशी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। इसके जवाब में युवान ने गन से एक और लड़की को शूट कर दिया। ये देखकर आशी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो? तुम इन मासूमों को कैसे मार सकते हो? यू ब्लडी मर्डरर। चिल्लाओ मत, मुझे ऊंची आवाज बिल्कुल पसंद नहीं। अपना वॉल्यूम लो करो, वरना इस बार एक साथ 4 लड़कियों पर गोली चलेगी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हारी एक ना के बदले एक लड़की की जान जाएगी, इसीलिए चुपचाप मेरी बात मानो। सो नाउ डोंट वेस्ट माई टाइम एंड वेयर दीज क्लोथ्स। जल्दी करो, अभी तो हमें एंजॉय भी करना है। आई एम इन अ ग्रेट मूड राइट नाउ। युवान इन बातों को कहते हुए बिल्कुल एक शैतान लग रहा था। अब आशी उसके संकीपन से डरने लगी थी। ना चाहते हुए भी आशी को उन लड़कियों की जान बचाने के लिए वो कपड़े लेकर चेंज करने जाना पड़ा। आशी को जाता हुआ देखकर युवान अपनी गर्दन को बहुत ही अजीब तरीके से घुमाते हुए गन को देखते हुए बोला, कमाल की चीज है तू भी। जिसके हाथ में तू है उसके हाथ में दुनिया है। आई लव दिस पावर। मैं बता नहीं सकता क्यूटी, मैं कितना बेसब्र हूँ तुम्हारा खूबसूरत जिस्म देखने के लिए, उसे पाने के लिए। जब से तुम्हें देखा है तुम मेरी आंखों में छाई हो, एंड फाइनली तुम आज मेरी हो जाओगी, लेकिन थोड़े दर्दनाक तरीके से। मैं तुम्हारा शिकार करने से पहले, तुम्हें नोच खाने से पहले तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। कहते हुए युवान सन की तरह से हंसने लगता है। इधर दूसरी तरफ कार्तिक, रॉकी, अथर्व और समर आशी को ढूंढने के लिए पुलिस की मदद कर रहे थे। उन्होंने रिपोर्ट में युवान खन्ना का नाम लिखवा दिया था। पुलिस ने युवान का नाम लिख तो दिया था, पर वो सभी इस केस को संभालने से डर रहे थे, क्योंकि युवान के पापा एक बहुत ही बड़े राजनेता हैं और उनकी पहुंच काफी ऊपर तक थी, और अब तो वह राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होने वाले थे। रॉकी और अथर्व के प्रेशर में आकर पुलिस ने छानबीन करने का नाटक किया।
तभी एक पुलिस वाले ने युवान के पापा को इस बारे में खबर कर दी और उसके पापा के प्रेशर में आकर पुलिस वाले सिर्फ टालमटोल करने लगे। वह लोग झूठ मूठ ही सिर्फ दिखावे के लिए इधर उधर गुंडों को पकड़ रहे थे, लेकिन रॉकी के एक सेलिब्रिटी होने के कारण वह लोग इस बात को ज्यादा दबा भी नहीं पा रहे थे। रॉकी के प्रेशर में आकर युवान के घर पर तलाशी होने वाली थी। पुलिस की एक टीम युवान के घर के लिए निकल गई और यह खबर भी युवान के डर तक पहले ही पहुंच चुकी थी। क्या युवान अपने इरादों में कामयाब हो पाएगा? क्या वह बर्बाद कर देगा आशी की जिंदगी, या कोई फरिश्ता बनकर बचाएगा आशी की इज्जत? CH-53 लूट रहा है किसी का प्यार, भरे बाजार, युवान का सीक्रेट फार्म हाउस। ना चाहते हुए भी आशी को वह घटिया कपड़े पहनने पड़े। वो एक बेली डांस कॉस्ट्यूम थी, उसे पहनकर आशी को खुद में बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, क्योंकि उसमें टॉप के नाम पर पहनने के लिए सिर्फ एक रेड कलर की स्टोन वर्क की हुई ब्रा थी, जो एक बिकिनी की तरह नजर आ रही थी, और बॉटम के नाम पर नीचे सिर्फ एक लॉन्ग स्कर्ट की तरह रेड कलर का कपड़ा था, जिसमें चारों तरफ से कुछ कट्स थे, जो नीचे से होते हुए आशी की थाई के भी काफी ऊपर तक थे, और कमर पर थी एक बेली डांस बेल्ट। यह एक खूबसूरत बेली डांस कॉस्ट्यूम थी, जो पूरी तरह से रिवील हो रही थी। आशी ने कभी सपने में भी इस तरह का कुछ पहनने के बारे में नहीं सोचा होगा। आशी इन कपड़ों को पहनकर मन ही मन रो रही थी। उसे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन उन मासूम लड़कियों पर परवाह थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे यह ड्रेस पहननी पड़ी, क्योंकि युवान एक साइको की तरह सिर्फ अपने मजे के लिए सभी को मार रहा था। आशी अभी मन ही मन रो ही रही थी कि तभी दो लड़कियां आशी को बड़ी इज्जत के साथ अपने साथ लेकर चली। थोड़ी ही देर में वो युवान के सामने खड़ी थी। आशी की नजरें शर्म से नीचे थी, वो युवान से नजर भी नहीं मिला पा रही थी, लेकिन युवान आशी को गलत नजरों से ऊपर से नीचे तक देख रहा था। युवान चेहरे पर कमीनी मुस्कान और मन में हंसव लिए अपनी सीट से खड़ा हुआ और आशी के इर्द गिर्द चक्कर लगाता हुआ उसे ऊपर से नीचे देखता हुआ बड़े ही घटिया तरीके से बोला, वाओ क्यूटी, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी ब्यूटीफुल हो। तुम्हारा फिगर सचमुच परफेक्ट है। जी करता है तुम्हें अभी खा जाऊं, लेकिन अभी मुझे पेशेंस रखना होगा, क्योंकि पहले मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। अब चलो एक काम करो, इस बेली डांस कॉस्ट्यूम में एक खूबसूरत सा डांस दिखा दो। युवान की बातें सुनकर आशी ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं इस घटिया कॉस्ट्यूम में कोई भी डांस नहीं करने वाली, और तुम मुझे डांस करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आशी की ये बात सुनकर युवान सन की तरीके से अपना सिर घुमाते हुए बोला, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है क्यूटी? एक बार फिर सोच लो। कोट, मैं डांस नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कहते हुए आशी ने जलती निगाहों से युवान को देखा। आशी की बात सुनकर युवान जोर जोर से हंसते हुए तुरंत गन निकालकर वहां खड़ी 4 लड़कियों को शूट कर देता है। यह नजारा देखकर आसपास खड़ी बाकी लड़कियां डर से कांपने लगती हैं। तभी आशी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम राक्षस हो, जल्लाद हो तुम। यस, मैं राक्षस जल्लाद हूँ, तुम्हें जो कहना है कहो क्यूटी, क्योंकि तुम्हें हक है ये कहने का। फिलहाल इनकी मौत तुम्हारी ना की वजह से हुई है। अब जल्दी से डांस शुरू करो, और हाँ, हॉट डांस होना चाहिए, वरना तुम जानती हो। युवान की बातों में धमकी साफ छुपी थी। आशी ने अपना दिमाग लगाया और युवान को समझाते हुए बोली, देखो मुझे ऐसा डांस नहीं आता, मैं नहीं कर पाऊंगी। ओके नो प्रॉब्लम, तुम्हारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता हूँ। आखिर अपनी क्यूटी के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। कहते हुए युवान ने रिमोट उठाकर एक बड़े से स्क्रीन की तरफ बटन प्रेस किया और वहां लगी एक बड़ी सी LED टीवी में एक बहुत ही खूबसूरत गाना हॉट डांस के साथ स्टार्ट हो गया। युवान ने उंगली के इशारे से सभी को वहां से जाने का ऑर्डर दिया, सभी वहां से चले गए। अब युवान ने आशी के गले पर अपनी उंगली चलाते हुए बड़े ही मनमोहक तरीके से कहा, इस डांस को देखो और बिल्कुल ऐसा ही परफॉर्म करो, और हाँ, डांस करते वक्त तुम मुझे खुश करोगी, मेरे बदन के हर हिस्से को अपनी अदाओं से छुओगी, वरना खामियाजा 40 लड़कियां भूख देंगी। अब चलो शुरू हो जाओ, और हाँ, मैं तुम्हें खुद से दूर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम बार बार मेरे करीब आओगी, समझ गई? कहते हुए युवान चेहरे पर तिरछी मुस्काने लेकर एक बड़े से किंग साइज लेदर सोफे पर बैठ गया। गाना शुरू हो चुका था। आशी ने फिल्म की स्क्रीन को देखते हुए नम आंखों के साथ डांस शुरू किया। आशी ने हाथों को हवा में लहराते हुए बेली डांस शुरू किया। युवान मुस्कुराते हुए अपनी लस्ट भरी नजरों से उसे देखा और मन ही मन अपने आप से बोला, तुमने मुझे सिर्फ छूने के कारण थप्पड़ मारा था क्यूटी, अब देखो मैं तुम्हें कहाँ कहाँ टच करता हूँ, पर उससे पहले तुम मुझे टच करोगी, सीड्यूस करोगी और अपने पास इनवाइट करोगी। आशी पिलर को पकड़कर घूमते हुए अपनी कमर हिलाते हुए डांस कर रही थी।
युवान ने शराब की तरफ इशारा किया, जिसका साफ मतलब था आशी उसे शराब सर्व करे। अपने मन को मारकर आशी डांस करते हुए युवान के पास रखे ग्लासेस और बोतल को उठाने आई तो युवान आशी की कमर को हाथ लगा रहा था, जो आशी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो मजबूर थी, वो कुछ कर नहीं सकती थी। उसी तरह डांस करते हुए आशी ने वाइन के गिलास में जैसे ही शराब सर्व की तो युवान ने आशी के हाथ को मजबूती से पकड़ा। ग्लास इस वक्त आशी के हाथ में ही था। अपना हाथ छुड़ाने के चक्कर में उस ग्लास पर युवान और आशी की पकड़ मजबूत हो गई, जिससे वह ग्लास अचानक टूट गया और उसका कांच आशी के हाथों में चुभ गया। एक दर्द भरी चीख आशी के मुंह से निकली और उसके हाथों से खून बहने लगा। आशी को दर्द हो रहा था, उसकी आंखों में आंसू तो कभी रुके ही नहीं थे, लेकिन युवान के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। उसने अपने सनकी तरीके से कहा, डांस बेबी डोंट स्टॉप। आशी अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए बहते खून से लथपथ हाथों से दोबारा डांस करने लगी। युवान धीरे धीरे सोफे पर पीछे की तरफ रेस्ट करने लगा और वहीं रखी वाइन की बोतल अपने सिर पर और गले से होते हुए बॉडी पर उड़ेलने लगा। इस दौरान उसकी नजर आशी पर ही थी। उसने अपनी उंगली से इशारा किया। आशी डांस करते हुए उसके आसपास घूमने लगी और उसके गले पर और चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाने लगी। सीड्यूस कैसे करते हैं, यह आशी को पता ही नहीं था। उसके हाथ से लगातार खून बह रहा था। उसे दर्द हो रहा था, लेकिन वह अपने दर्द को सहने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर युवान के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। आशी की नाजुक उंगलियों की छुअन से युवान मानो पागल ही हो गया। उसके एक एक टच को महसूस करके उसके शरीर में बिजलियां दौड़ गई। समझना मुश्किल था कि उसे हवस की तृप्ति का मजा आ रहा था या बदला पूरा होने का। उसने अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लाते हुए आशी से पूछा, दर्द हो रहा है बेबी? तुमने इसी हाथ से मुझे थप्पड़ मारा था ना? आशी के चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। युवान ने झटके से आशी की कमर को पकड़ना चाहा, लेकिन आशी तेजी दिखाते हुए डांस करती गोल घूम गई, जिससे युवान उसकी कमर पकड़ नहीं पाया और गुस्से में उसकी मुठिया कस गई। आशी हल्का दूर होकर अपने हाथ हिलाते हुए बेली डांस कर रही थी। युवान ने गुस्से में शराब की कुछ बोतलें फर्श पर फेंक दी और टूटा हुआ कांच पूरे फ्लोर पर बिखर गया। आशी ने इस वक्त स्लीपर नहीं पहने थे। वह अचानक रुक गई, लेकिन युवान ने उसे गुस्से में घूरा। ना चाहते हुए भी आशी को दोबारा डांस करना पड़ा। अब फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़े आशी के कोमल पैरों में चुभ रहे थे। आशी के पैरों से खून बहने लगा। उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसकी आंखें भी रो रो कर लाल हो गई थी, लेकिन उसके मुंह से एक आवाज नहीं निकली। आशी अपना दर्द बर्दाश्त करते हुए उन कांच के टुकड़ों के ऊपर नाच रही थी। पैरों से लगातार खून बह रहा था और दर्द से आशी का चेहरा लाल हो रहा था, लेकिन युवान के चेहरे की मुस्कान उसी तरह गहरी और शैतानी थी। तभी युवान खड़ा होकर आशी के नजदीक आने लगा। वो उसे लगातार लालच भरी निगाहों से ऊपर से नीचे देखे जा रहा था। उसकी आंखों में हवस साफ नजर आ रही थी। आशी उसे अपनी ओर आता देखकर धीरे धीरे अपने कदम पीछे कर रही थी। गाना खत्म होते ही युवान ने झटके से आशी की कमर में हाथ डालकर अपने करीब खींच लिया और उसके चेहरे से होते हुए अपनी उंगलियों को उसकी गले के नीचे ले जाने की कोशिश करने लगा। आशी उसकी छुअन से सिहर उठी। उसे ये छुअन अनकंफर्टेबल लग रही थी। आशी की आंखें रो रो कर अब तक सूज चुकी थी। उसने हकलाते हुए युवान से कहा, तुम क्या चाहते हो मुझसे? प्लीज मुझे जाने दो। तुमने जो कहा मैंने किया। अब प्लीज मुझे ऐसे मत छुओ, मुझे गंदा लग रहा है। मेरे पैरों से खून बह रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे जाने दो प्लीज। आशी का इस तरह गिड़गिड़ाना सुनकर युवान अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें मेरा छूना गंदा लग रहा है, तुम्हें दर्द हो रहा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता क्यूटी, क्योंकि तुम चाहो या ना चाहो आज रात तुम्हें मेरा ले जाने होना ही पड़ेगा। और ये दर्द तुमने खुद चुना है। तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना? मैं तुम्हारे इस खूबसूरत बदन को आज हासिल करके ही रहूंगा। तुम्हें अभी जो दर्द हुआ है ना, उसे भी कहीं ज्यादा दर्द तुम्हें अब होने वाला है। सो बी रेडी फॉर इट माई क्यूटी। क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन प्लीज मुझे ऐसे परेशान मत करो। दूर हटो मुझसे, मुझे दर्द हो रहा है। आशी ने दर्द में बिलकते हुए कहा। युवान ने आशी के गले पर किस करना शुरू कर दिया था। वो किस करते हुए बिला, ऐसे कैसे छोड़ दूं क्यूटी? इतने खूबसूरत बदन के नजदीक आकर कोई बेवकूफी होगा जो तुम्हें जाने देगा। और मैं बेवकूफ नहीं हूँ। चलो अब एंजॉय करने का वक्त आ गया है। कहते हुए युवान ने आशी को अपने कंधे पर उठाकर एक बड़े से किंग साइज बेड पर लाकर पटक दिया। वो बेड पूरी तरह से गद्देदार था, जिसके कारण आशी काफी ऊपर तक उछल गई। आशी को नहीं पता युवान उससे क्या चाहता है, क्योंकि उसे सेक्स की नॉलेज नहीं है, पर वह इतना जानती थी कि युवान के इरादे नेक नहीं है।
बेड पर व्हाइट कलर की बेडशीट थी, जो आशी के हाथों और पैरों का खून से देखते ही देखते लाल हो चुकी थी। आशी बुरी तरह घायल थी, लेकिन युवान के अंदर जरा सा भी रहम नहीं था। आशी की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और थमते भी कैसे। उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी उसे दिखाई नहीं पड़ रही थी। आशी बेड पर पीछे की तरफ घिसटते हुए युवान को देखकर उस पर चिल्लाते हुए बोली, क्या चाहते हो तुम मुझसे? देखो मेरे करीब मत आना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि मुझे यहाँ से जाने दो। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तुम पागल हो, सनकी हो, एक वहशी दरिंदे हो। युवान ने अपना जैकेट खोलकर पीछे फेंका, फिर अपनी शर्ट के ऊपर के 3 बटन खोलते हुए आशी के ऊपर बेंड होने लगा और गंदगी भरी नजरों से उसके शरीर को देखते हुए अचानक उसके पैर को खींचकर अपने नीचे कर लिया। आशी खुद को संभाल नहीं पाए और घिसटते हुए युवान के नीचे चली गई। युवान अपने एक पैर को बेड के ऊपर रखकर आशी के ऊपर बेंड होते हुए चेहरे पर शैतानी मुस्कान के साथ बोला, हाँ मैं पागल हूँ, सनकी हूँ, वहशी दरिंदा हूँ, पर तुमने मुझे पहचानने में बहुत देर कर दी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। तुम्हारा जिस्म चाहिए मुझे। आई वॉन्ट यू वेरी बैडली। आई नो तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, बट डोंट वरी, आई विल टीच यू। आज तुम जानोगी एक मर्द और एक औरत के बीच कैसा रिश्ता बनता है, और फिर अब से तुम हर रोज मेरे साथ यही रिश्ता बनाओगी। यही तुम्हारी सजा है। शुरू में तुम्हें दर्द होगा, उसके बाद तुम भी इसे एंजॉय करोगी, सो गेट रेडी टू एंजॉय बेबी। कहते हुए युवान आशी के ऊपर झुकने लगा। आशी ने तेजी दिखाते हुए अचानक करवट बदली और बेड की दूसरी साइड चली गई। ये देखकर युवान अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लेते हुए बोला, कोशिश करना बेकार है बेबी, तुम मुझसे बच नहीं सकती। चलो मेरे पास आओ, अगर चुपचाप मेरी बात मान जाओगी तो तुम्हें कम तकलीफ होगी, वरना तुम ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। नाउ कम टू मी। कहते हुए युवान की आंखों में एक सनकीपन और शैतानी ऑरा नजर आ रहा था। उसकी बातों में एक धमकी थी, जिसे आशी बहुत अच्छे से समझ रही थी। वो नम आंखों से युवान से बोली, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज मुझे जाने दो, मुझे चोट लगी है। तुम गंदे हो, बहुत गंदे हो। अथर्व भैया ने सच कहा था, तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। शट अप, ड्रामा बंद करो और चुपचाप मेरे पास आओ, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, मेरी बात मान लो। कहते हुए वह आशी के ऊपर झपटा और उसे उठाकर एक बार फिर बेड पर पटक दिया। आशी रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन युवान पर उसका रोने का कोई असर नहीं हो रहा था। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ना पाकर क्या करेगी आशी? लड़ेगी मरते दम तक, या कर देगी खुद को युवान के हवाले? CH54 फटा पोस्टर निकला हीरो। मुझे जाने दो गंदे आदमी, दूर रहो मुझसे, आशी ने बिलखते हुए कहा। लेकिन युवान ने आशी के हाथों को पकड़ लिया और उसे बेड पर पुश करते हुए उस पर हावी होने लगा। तभी युवान का फोन रिंग हुआ, लेकिन उसने उस कॉल को इग्नोर किया और आशी को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता रहा। आशी अपना चेहरा इधर उधर करने लगी और युवान से छूटने की कोशिश करने लगी। तभी फोन की घंटी एक बार और बजी। अब युवान ने चिढ़ते हुए अपने आप से कहा, कौन है जिसकी मौत आई है? मेरे इतने स्पेशल मूवमेंट को बर्बाद करने पर तुला है? आई विल किल दैट बास्टर्ड। कहते हुए युवान ने जैसे ही अपनी पकड़ आशी पर ढीली की, आशी जल्दी से सरकते हुए बैग की साइड में चली गई और खुद को एक ब्लैंकेट से कवर करने लगी। इधर युवान ने गुस्से में मोबाइल निकाला और जैसे ही मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नाम को पा तो वह थोड़ा शांत हुआ और कॉल रिसीव करके थोड़ा एरोगेंट वॉइस में बोला, डैड, इज समवन गोइंग टू डाई? आप लगातार इतने कॉल क्यों कर रहे हो? आई मीन टाइम तो देखो डैड, इट्स 3:30 इन द नाइट। आई वॉज एंजॉइंग। अगर यह मैटर जरूरी नहीं है तो प्लीज अभी कॉल डिस्कनेक्ट कर दो, आई एम बिजी। तभी सामने से उसके डैड की गुस्से भरी कठोर आवाज युवान के कानों में पड़ी, शट अप युवान, तुम हमेशा एंजॉय करते हो, इसमें नया क्या है? तुम्हारी लाइफ में तो बस यही एक काम है, एंजॉय करना, और तुम्हारी एंजॉयमेंट के चक्कर में यहाँ मैं प्रॉब्लम में फंस रहा हूँ। व्हाट हैपेंड डैड? आप कहना क्या चाहते हो? मैं आपका बेटा हूँ, एक माफिया लीडर का बेटा। मैं एंजॉय नहीं करूंगा तो कौन करेगा? एंड व्हाई आर यू गेटिंग सो एंग्री? व्हाट्स द मैटर? युवान ने पूछा। तो उसके डैड ने गुस्से में बोले, व्हाट्स द मैटर? ये तुम पूछ रहे हो युवान? तुमने जिस लड़की को किडनैप किया है, उस लड़की के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने तुम्हारे विला आ रही है। तुम कुछ भी करने से पहले एक बार सोचते क्यों नहीं हो युवान? अपने पापा की बात सुनकर युवान ने केयरलेस तरीके से कहा, ओह कम ऑन डैड, ऐसा मैंने पहली बार तो नहीं किया है। इससे पहले भी मैं बहुत बड़े बड़े काम कर चुका हूँ और आपने हमेशा मुझे बचा लिया है। ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है, आप इसे मिनटों में हैंडल कर लेंगे। सो डैड जस्ट हैंडल दिस मैटर एंड डोंट बॉदर मी। आई एम गोइंग टू एंजॉय टॉक टू यू लेटर।
कहते हुए युवान ने जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट करनी चाही, सामने से उसके पापा ने गुस्सा करते हुए कहा, नो युवान, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। उस लड़की के पीछे कुछ हाई क्लास लोग हैं जो उसे ढूंढने में लगे हुए हैं और पुलिस को शांति से नहीं बैठने दे रहे। हमारे जो लोग पुलिस डिपार्टमेंट में हैं उन्होंने इस मामले को हैंडल करने की कोशिश की है, लेकिन अब ये उनके बस से बाहर है। उनके ऊपर प्रेशर है, इसलिए तुम्हें अपने विला जाना होगा और वहां मामले को हैंडल करना होगा। याद रखो, किसी को शक नहीं होना चाहिए कि यह किडनैपिंग तुमने की है। युवान ने खिलखिलाते हुए कहा, व्हाट डैड? लेकिन नो लेकिन वेकिन बेटा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता युवान। इलेक्शन का टाइम आ रहा है, मुझे अपनी रेपुटेशन साफ रखनी होगी। कोई और टाइम होता तो मैं तुम्हें कॉल भी नहीं करता, मामला खुद संभाल लेता जैसे आज तक संभाला है, तुम्हारे हर क्राइम को छुपाकर। लेकिन इस टाइम मुझ पर भी प्रेशर है, मेरे ऊपर एक छोटा सा दाग भी नहीं लगना चाहिए। ये राष्ट्रपति चुनाव है बेटा, समझ रहे हो ना? जाओ और अपनी साइड क्लियर करो, और हाँ, उस लड़की का क्या करना है वो भी देख लेना। तुम अपनी अयाशी पर थोड़ी लगाम कसो बेटा। मुझे अभी पता चला कि तुमने आज हमारी 9 लड़कियों को मार डाला। खैर, फिलहाल जाओ, विला जाकर अपनी साइड क्लियर करो, उसके बाद जो करना है कर लेना। और एंजॉय योरसेल्फ माय सोन। युवान के डैड ने रौब और प्यार के साथ उसे समझाया। ओके डैड, जैसा आप कहें, लव योर डैड। युवान ने आशी की तरफ देखते हुए कहा, लव यू टू माय सन। युवान के डैड ने इतना कहकर फोन कट कर दिया। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद युवान ने फिर से एक नजर आशी को देखा और कहा, मैं 1 घंटे में आता हूँ क्यूटी, तब तक यहाँ से भागने की जितनी कोशिश करनी है कर लेना, क्योंकि वह बेकार है। कहते हुए युवान अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लेकर कमरे से बाहर चला गया। इधर पुलिस टीम युवान के विला पहुंच चुकी थी। पुलिस ने नौकरों से कहा, हमें मिस्टर युवान खन्ना से मिलना है, हमारे पास उनके घर का सर्च वारंट है। वह नौकर जाकर कमरे में युवान को इन्फॉर्मेशन देता है और युवान अपने चेहरे पर शराफत लिए नीचे आया। इंस्पेक्टर ने युवान पर लगे एलिगेशंस उसे बताए, जिस पर उसने अनजान बनने का नाटक करते हुए मुस्कुराते हुए अपने घर की तलाशी लेने की इजाजत दी और इंस्पेक्टर अपने काम में लग गए। रॉकी और अथर्व युवान को गुस्से में घूरते हुए बोले, हमें पता है आशी तुम्हारे पास ही है, वो जहां भी है उसे हमारे हवाले कर दो, हम यहाँ से चले जाएंगे, और अगर नहीं किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर युवान ने मुस्कुराते हुए धीरे से अथर्व और रॉकी के कान के पास आकर कहा, तुम सही कह रहे हो, वह मेरे पास ही है, लेकिन जब तक मेरा मन नहीं भर जाता तुम्हें वो मिलेगी नहीं। ये सुनकर रॉकी और अथर्व ने युवान का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाते हुए बोले, तेरी हिम्मत कैसे हुई आशी को हाथ लगाने की? देखते ही देखते वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई, लेकिन युवान शराफत से खड़ा था। ये देखकर पुलिस वाले अथर्व और रॉकी को जबरदस्ती वहां से ले गए और युवान से माफी मांगते हुए बोले, वी आर सॉरी सर, हमारी वजह से आपको ट्रबल हुई। यहाँ हमें उस लड़की से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, दिक्कत के लिए माफी चाहते हैं। युवान ने शराफत का चोला पहन रखा था। वो मुस्कुराते हुए इंस्पेक्टर से बोला, कोई बात नहीं इंस्पेक्टर, आप अपनी ड्यूटी कर रहे थे, पर आप इस तरह के लोगों को प्लीज कंट्रोल में रखिए, ऐसे लोग ही समाज में मुसीबतों का कारण बनते हैं। युवान का ये नाटक देखकर रॉकी, अथर्व और समर का गुस्सा एक बार फिर उबल पड़ा। वो एक बार फिर युवान की तरफ झपटे, लेकिन पुलिस वालों ने उन तीनों को ये कहते हुए रोक दिया, हमारे सामने अगर आपने इन पर हाथ उठाया तो हमें आपके खिलाफ एक्शन लेना होगा, इसलिए अच्छा होगा आप लोग यहाँ से चलिए। ना चाहते हुए भी रॉकी, अथर्व और समर को वहां से जाना पड़ा। अब उन लोगों के दिल में आशी के लिए चिंता बढ़ गई थी। उनके जाने के बाद युवान के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। सबके जाने के बाद युवान अपने विला के सीक्रेट रास्ते से होते हुए अपनी कार में बैठकर वापस फार्म हाउस के लिए निकल गया। इस वक्त उसके चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कान थी, क्योंकि उसने रॉकी, समर और अथर्व के चेहरे पर बेबसी देखी थी और यही उसके चेहरे पर जीत भरी मुस्कान की वजह थी। थोड़ी ही देर में युवान अपने फार्म हाउस पहुंच चुका था और उसने उस कमरे का दरवाजा खोला जिस कमरे में उसने आशी को छोड़ा था। कमरे का दरवाजा खोलते ही उसने पाया कमरे की लाइट ऑफ है। ये देखकर युवान मुस्कुराते हुए बोला, क्यूटी तुमने कमरे की लाइट ऑफ क्यों की है? आई नो, तुम्हें शर्म आ रही होगी राइट? ओह कम ऑन बेबी, तुम्हें क्या लगता है लाइट ऑफ करने से तुम बच जाओगी? बच्चों वाली हरकतें बंद करो। कहते हुए युवान ने कमरे की लाइट जलाए और सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फैल गई और अगले ही पल उसकी भौहें तन गई। उसके सामने इस वक्त क्रिश डेविडसन लेदर के सोफे पर पैर के ऊपर पैर रखकर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था और उसकी गोद में थी आशी, जिसने इस वक्त क्रिश की शर्ट पहन रखी थी। कौन हो तुम, यहाँ कैसे आए? फिर आशी को देखकर, यह क्यूटी व्हाट द हेल,
Why are you in his lap? आशी को गुस्से में घूरते हुए, मैंने तुमसे कहा था ना मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचना भी मत। इससे पहले कि मेरा गुस्सा हद पार कर जाए, कम ऑन कम टू मी क्विकली। युवान की बातों में धमकी साफ थी, जिसे सुनकर आशी ने एक नजर युवान को देखा, फिर मासूमियत से कृष के चेहरे की तरफ देखने लगी। तभी कृष ने आशी के चेहरे पर अपनी उंगली घुमाते हुए बड़े प्यार से कहा, माई लव योर लिप्स आर वेरी जूसी, कैन आई किस देम? कृष की बात सुनकर आशी कुछ जवाब नहीं देती, बस खामोशी से उसकी गोद में बैठी रहती है। कृष धीरे धीरे उसके होठों की तरफ झुकने लगा कि तभी युवान गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाउ डरे यू टच हर, स्टे अवे फ्रॉम हर, वो मेरी है। तभी उस कमरे में कृष की जोरदार आवाज गूंजी, शट अप, आई डोंट लाइक लाउड पीपल, इससे पहले मैं वायलेंट हो जाऊं, तुम साइलेंट हो जाओ। कहते हुए कृष ने गुस्से में युवान को घूरा। इस वक्त उसकी नीली आंखें गुस्से में लाल थी। फिर आशी की तरफ देखकर बोला, माय लव, इसने तुम्हें कहां कहां टच किया, बताओ मुझे। कहते हुए कृष किसी साइको की तरह आशी को देख रहा था। आशी ने मासूमियत से अपना सिर नीचे करके युवान ने उसे जहां जहां छुआ था वहां वहां इशारा किया। ये देखकर कृष ने उसके होठों पर लाइट सा किस करते हुए कहा, तो माय लव, तुम चाहती हो इसे इसकी सजा मिले? ये सुनकर आशी ने एक नजर युवान को देखा, वह उसे देखकर थोड़ा घबरा रही थी। कृष ने अपनी एक उंगली से उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, डोंट लुक देयर फायरफ्लाई, लुक एट मी, डू यू वांट मी टू पनिश हिम? जवाब में आशी ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। ये देखकर कृष अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लेकर बोला, तो जब तक मैं ना कहूं तुम्हारी आंखें मुझसे हटनी नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे देखोगी, गॉट इट? आशी ने मासूमियत से हाँ में सिर हिलाया। दिस इज फॉर माई फायरफ्लाई। कहते हुए कृष ने आशी को अपनी गोद से उतारकर सोफे पर अपनी बगल में बिठा दिया और फिर अपनी शैतानी जलती हुई निगाहों से युवान को घूरने लगा। कृष का एटीट्यूड देखकर युवान हैरानी से वहीं खड़ा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। कृष ने इस वक्त अपने चेहरे पर ड्रैगन किंग मास्क पहन रखा था, जिसकी वजह से सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी, नीली आंखें जो गुस्से में लाल हुई जा रही थी। युवान ने किसी तरह खुद को संभालते हुए कहा, कौन हो तुम और तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? युवान की बात सुनकर कृष अपने दोनों हाथों को हेड रेस्ट पर बहुत ही एरोगेंट स्टाइल में फैलाते हुए राक्षसों की तरह हंसते हुए बोला, मौत हूँ, तेरी मौत, एक दर्दनाक और खूंखार मौत, क्योंकि मेरी फायरफ्लाई को हाथ लगाकर तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। कम से कम किसी को छूने से पहले उसका बैकग्राउंड तो जान लेना चाहिए कि कहीं उसके सिर पर ड्रैगन किंग का हाथ तो नहीं। कहते हुए कृष के चेहरे पर एक साइको स्माइल थी, जो उसे और भी खतरनाक बना रही थी। ड्रैगन किंग, लेकिन वो तो, कहते हुए युवान थर-थर कांपने लगा। उसने जल्दी से उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, क्योंकि ड्रैगन किंग के नाम को वह बहुत अच्छे से जानता था, आखिर वो एक माफिया का बेटा था। अब उसे यहाँ से भागने में ही अपनी भलाई लग रही थी, क्योंकि वह किंग के खौफ और दर्दनाक सजा के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि वो कमरा खुद उसने इस तरह डिजाइन करवाया था कि कोई भी उसे आसानी से ना खोल सके। युवान ने जल्दी से फोन निकालकर अपनी सिक्योरिटी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन रिंग जाती रही और किसी ने उसकी कॉल अटेंड नहीं की। तभी उसके कानों में एक बार फिर कृष की खतरनाक तरीके से हंसती हुई आवाज पड़ी, कोशिश करना बेकार है क्यूटी, क्योंकि अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता क्यूटी। क्या कृष युवान को देगा एक दर्दनाक मौत? आखिर कैसे पहुंचा कृष युवान के सीक्रेट विला? क्या देगी आशी कृष को उसकी जान और इज्जत बचाने के बदले में? जब 55 साइको सवियर। युवान डरते हुए धीरे से पलटकर कृष को देखता है और कांपती हुई आवाज में बोलता है, तुम क्यूटी को, मेरा मतलब है आशी को, कैसे जानते हो? देखो, यह मेरा और आशी का मामला है, तुम इसमें मत पड़ो। ये सुनकर कृष युवान को गुस्से में घूरते हुए धीरे से खड़ा होकर बोला, मैं इसे कैसे जानता हूँ, ये तेरे लिए जानना जरूरी नहीं है, बस ये जान ले कि मैं इस मामले में उसी वक्त आ गया था जब तेरी गंदी नजर मेरी फायरफ्लाई पर पड़ी थी। मेरी फायरफ्लाई से जुड़ा हुआ हर मामला मेरा मामला है। मैं फायरफ्लाई पर पड़ने वाली नजर को तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। तूने तो अपने इन घटिया हाथों से मेरी फायरफ्लाई को चोट पहुंचाई है, उसे छूने की कोशिश की है, इसका हिसाब तो तुझे देना ही होगा। कहते हुए कृष अपने खतरनाक ऑरा के साथ धीरे धीरे युवान की तरफ बढ़ रहा था। इस वक्त कृष की अपर बॉडी नेक थी, क्योंकि उसकी शर्ट आशी ने पहन रखी थी, जिसके कारण कृष की मस्कुलर बॉडी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी और उसके चेहरे के ड्रैगन किंग मार्क्स ने उसका ऑरा बेहद खतरनाक बना दिया था। वो शैतान की परछाई लग रहा था। उसकी गुस्से भरी लाल आंखें, जिनमें युवान को मौत का मंजर नजर आ रहा था।
मास्क भी उसके चेहरे के शैतानी खौफ को छुपा नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो सचमुच एक ड्रैगन है जिसकी आंखें आग उगल रही है। उसके खतरनाक ऑरा और एक्सप्रेशन को देखकर युवान ने अपना सूखा गला तर करने के लिए एक खाली घूंट भरा। उसने ड्रैगन किंग की खौफनाक सजा के बारे में बहुत सुना था और वह अच्छे से जानता था ड्रैगन किंग के दिल में किसी के लिए रहम नहीं है। अगर यह सचमुच ड्रैगन किंग है तो युवान का बचना नामुमकिन है। युवान के पास अब भागने के लिए कोई रास्ता नहीं था। वह अपने कदमों को पीछे लेते हुए अपनी गन क्रिश की तरफ पॉइंट करता है और क्रिश को वार्न करते हुए बोला, देखो तुम जानते नहीं हो मेरे डैड कौन है। मुझे अगर एक खरोच भी आई तो। तभी क्रिश ने झटके से उसके हाथ को पकड़कर मोड़ दिया और उसकी गन को छीन कर दूर कर दी। फिर क्रिश ने एक जोरदार हाथ मारकर युवान के गले में अपनी कड़क उंगलियां गड़ाए और उसे दीवार से लगाकर ऊपर की तरफ उठाते हुए गुस्से में आग उगलती निगाहों से देखते हुए कहा, मैं अच्छे से जानता हूँ तेरा बाप कौन है, पर शायद तू नहीं जानता। इस वक्त तेरे सामने तेरे बाप का बाप खड़ा है। तुझे पता होना चाहिए था जिस लड़की को तूने हाथ लगाने की कोशिश की है वह किसे बिलोंग करती है। हाउ डेयर यू टच माई फायरफ्लाई। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे दर्द देने की। क्रिश ने इतनी जोर से उसके गले को पकड़ा था कि युवान की सांसें अटकने लगी थी। वह अपने हाथ पैर मार रहा था खुद को बचाने के लिए, लेकिन उसकी सारी कोशिश बेकार थी। क्रिश अपने साइको रूप में पूरी तरह आ चुका था। वो बोला, टेल मी, कम ऑन टेल मी, तूने इसे छुआ भी कैसे? हाँ, कहते हुए क्रिश ने युवान को उठाकर कांच के टेबल पर दे पटका। वो टेबल चकनाचूर हो गया और उसके कई हिस्से युवान के शरीर में चुभ गए। उसके शरीर से जगह जगह से खून निकलने लगा। युवान की एक दर्दनाक चीख निकली और वो किसी तरह हिम्मत करके खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। यह नजारा देखकर आशी कांप गई। अब उसे क्रिश से भी डर लगने लगा था। तभी क्रिश ने एक बार फिर युवान को गले से पकड़ लिया और उसके चेहरे को देखते हुए साइको की तरह अपने सिर को टेढ़ा करके बोला, तूने मेरी फायरफ्लाई के हाथों पर जख्म कैसे दिए? उसके पैरों से ब्लीडिंग हो रही है। क्या तुझे मेरी फायरफ्लाई पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया, जिसे दर्द में देखकर मेरा दिल फट जाता है? क्या उसे दर्द में देखकर तेरी रूह नहीं कांपी? तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके नाजुक जिस्म पर जख्म देने की? टेल मी, कम ऑन टेल मी। कहते हुए क्रिश ने एक बार फिर युवान को उठाकर बालकनी साइड की ग्लास वॉल पर दे मारा, जिससे वो कांच की दीवार टूट गई और पूरा कांच फ्लोर पर बिखर गया। यह नजारा देखकर आशी ने भी डरकर अपनी आंखें बंद कर ली। क्रिश का गुस्सा और खतरनाक ऑरा देखकर अब वह कांप रही थी। तभी क्रिश ने बिना आशी की तरफ देखे गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, कीप योर आइज ओपन फायरफ्लाई, आई टोल्ड यू टू कीप लुकिंग। इसकी सजा तुम अपनी आंखों से देखो और खबरदार जो अपनी पलकें भी झपकाए। क्रिश की आवाज इतनी रौबदार और खतरनाक थी कि आशी ने डर के मारे अपनी आंखें खोल ली और लंबी लंबी सांस लेते हुए देखने लगी। क्रिश अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लेकर युवान की तरफ बढ़ा। युवान घायल हालत में कांच के ऊपर ही लेते हुए कराह रहा था। उसके अंदर अब हिलने की भी शक्ति नहीं थी। क्रिश पंजों के बल बैठकर उसकी कॉलर को पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, मुझे मालूम है तेरा बाप माफिया है और बहुत जल्दी राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा होने वाला है, लेकिन तुझे पता है तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या की है? तेरी नजर ड्रैगन किंग की फायरफ्लाई पर पड़ी और सिर्फ नजर ही नहीं पड़ी, तूने उसे हाथ लगाने की कोशिश की। अब तेरे लिए सबसे बुरी खबर यह है कि तेरा बाप ही अब तुझे ड्रैगन किंग के कहर से बचा नहीं पाएगा। क्रिश ने युवान के हाथों को किसी साइको की तरह देखते हुए पूछा, तूने इन्हीं हाथों से मेरी फायरफ्लाई के नाजुक हाथों में कांच चुभाया था ना? कैसे? वह इतनी प्यारी है, स्वीट है, इतनी मासूम, इतनी नाजुक है। तूने उसे दर्द देने के बारे में सोचा भी कैसे? क्या तुझे उसकी आंखों के आंसू नजर नहीं आए? तेरे यही हाथ थे ना जिन्होंने उसे छुआ था, उसे कांच चुभोया था। कैसे चुभोया था तूने कांच? हाँ। अपने हाथ में कांच के एक बड़े से टुकड़े को लेकर युवान के हाथों में बेदर्दी से घुसाते हुए कहा, ऐसे बोल, ऐसे चुभोया था। अब युवान की दर्दनाक चीखें उस पूरे कमरे में गूंजने लगी, जिन्हें सुनकर आशी ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। लेकिन क्रिश की धमकी के कारण उसने अपनी आंखें बंद नहीं की। युवान का दर्द उसकी चीखों में साफ महसूस किया जा सकता था और मौत का खौफ उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। उसे दर्द में देखकर क्रिश के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। क्रिश ने उस शीशे के टुकड़े को युवान के हाथों के आर पार कर दिया। फिर गुस्से में तिलमिलाए हुए चेहरे से उसके पैरों को देखते हुए कहा, तूने मेरी फायरफ्लाई के पैरों में कांच कैसे चुभाया? उसे डांस करने को कहकर। कहते हुए क्रिश ने झटके से युवान के जूते खोलकर फेंक दिए और कांच का एक बड़ा सा टुकड़ा उसके पैरों के आर पार कर दिया। ऐसे किया था, ऐसे किया था। हाँ, बोल कैसे किया था? कैसे दर्द दिया था मेरी फायरफ्लाई को? क्रिश एकदम पागल हो चुका था।
युवान की दर्दनाक चीखें एक बार फिर उसके गले से निकली। क्रिश बेदर्दी से उस कांच के टुकड़े को उसके पैरों के आर पार कर रहा था और जलती हुई निगाहों से युवान के चेहरे को देख रहा था। युवान दर्द में चीखा। अब आशी से ये दर्दनाक चीखें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने रिक्वेस्ट करते हुए क्रिश से कहा, साइको सयाजी, बस करो प्लीज, मैं और नहीं देख सकती, प्लीज चलो यहाँ से। आशी की बात सुनकर क्रिश अपनी गर्दन अजीब तरह से टेढ़ी करते हुए आशी को देखकर बोला, डरो मत फायरफ्लाई, इसे इसके गुनाहों की सजा मिल रही है। तुम इतना क्यों डर रही हो? अभी तो इसे और दर्द मिलना बाकी है। जो दर्द इसने तुम्हें देना चाहा था उसके सामने ये दर्द तो कुछ भी नहीं। तभी युवान बड़ी हिम्मत करते हुए बोला, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। तुम इसे लेकर जाओ, मैं दोबारा ये गलती कभी नहीं करूंगा, इसे पलटकर भी नहीं देखूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्रिश युवान के चेहरे की तरफ देखते हुए किसी साइको की तरह बोला, दर्द, आई लव इट। मेरे दुश्मनों को जब दर्द होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब कोई मेरे सामने गिड़गिड़ाता है, दया की भीख मांगता है, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें पता है तुम्हारे सामने इस वक्त कौन बैठा है? ड्रैगन किंग, द ब्लैक ड्रैगन किंग, जिसकी नजरों में दया और माफी की कोई जगह नहीं है। ड्रैगन किंग किसी को माफ नहीं करता, और तुमने तो ड्रैगन किंग की फायरफ्लाई को हाथ लगाया है, तुम्हें कैसे माफ कर दे? क्रिश गुस्से में कांच का एक बड़ा सा टुकड़ा उठाकर युवान के शरीर पर बहुत सारे कट लगाते हुए इन बातों को कह रहा था और युवान दर्द से फटा जा रहा था। क्रिश कांच के टुकड़े से युवान के कंधे, पेट और सीने पर ना जाने कितने ही जख्म कर चुका था। क्रिश किसी साइको की तरह युवान के सीने के आसपास कांच से कट लगाते हुए बोला, तेरे इसी दिल में ख्याल आया था ना मेरी फायरफ्लाई को छूने का, उसको रेप करने का? असली प्रॉब्लम की जड़ तो तेरा ये दिल ही है। नहीं, तेरा दिल नहीं, पहले तेरी आंखें। ये सुनते ही युवान की हालत खराब हो गई। उसने अपनी आंखें बड़ी करते हुए हैरानी से कहा, नहीं प्लीज ऐसा मत करो। वह जान चुका था क्रिश के दिमाग में क्या चल रहा है। क्रिश अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लेकर बोला, कैसे ना करूं? इन आंखों ने ही तो पहले मेरी फायरफ्लाई को देखा होगा, फिर इस दिल में लालच आया होगा उसे छूने का। वैसे तू जानता है, तेरे शरीर का हर हिस्सा गुनाहगार है, पता है कैसे? तेरी आंखों ने मेरी फायरफी को देखने का गुनाह किया, फिर दिल में अरमान जगा उसे अपना बनाने का, जुबान ने उस ख्याल को शब्दों में बयां किया, दिमाग में घटिया ख्याल आया उसके जिस्म को नोच खाने का, और फिर तेरे हाथों ने उसे छुआ। फिर क्रिश युवान के प्राइवेट पार्ट को पकड़कर गुस्से से दबाते हुए बोला, और इसने उसे बेदर्दी से अपना बनाने की चाहत रखी। युवान दर्द से तड़पने लगा क्योंकि क्रिश की पकड़ बहुत मजबूत थी। क्रिश ने आगे कहा, जी करता है इन्हें टुकड़ों में बांटकर चील कौवे को खिला दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि तेरी मौत उससे भी ज्यादा दर्दनाक होने वाली है। कहते हुए क्रिश ने शीशे का एक टुकड़ा युवान की एक आंख में मार दिया। एक चीख उस पूरे विला में गूंज गई। युवान की आंख से खून की फुहार छूट गई और वह दर्द में छटपटाने लगा। उसे दर्द में देखकर क्रिश के चेहरे पर शैतानी मुस्कान और गहरी हो गई। युवान की यह हालत देखकर आशी से रहा नहीं गया, उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसका दिल पसीज उठा, वह डर से कांप गई और अपने कानों पर हाथ रखकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। शीशे के उस टुकड़े को निकालकर क्रिश ने जैसे ही युवान के सीने पर वार करना चाहा, तभी आशी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, नहीं। क्या क्रिश का ये रूप बर्दाश्त कर पाएगी आशी? क्या होगी युवान की सजा? चैप्टर 56 यमराज के दर्शन। क्रिश उस शीशे के टुकड़े को निकालकर जैसे ही युवान के सीने पर वार करने वाला था कि तभी आशी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, नहीं। ये शब्द सुनते ही क्रिश ने हैरानी से आशी को देखा। आशी डर से कांपते हुए सोफे से उठी, उसके पैरों में कांच चुभे हुए थे और खून बह रहा था, लेकिन वो दर्द को कंट्रोल करके धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए क्रिश के पास आए और उसके पास बैठकर रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज साइको जी, इसे छोड़ दो, मुझसे अब नहीं देखा जा रहा है, इसे सजा मिल चुकी है, प्लीज अब जाने दो, ये गंदा है, दूसरों को दर्द देता है, लेकिन आप इसके जैसे मत बनो, प्लीज छोड़ दो, मैं अब ठीक हूँ, साइको जी मेरे लिए इसे छोड़ दो। कहते हुए आशी ने बड़ी मासूमियत से क्रिश के चेहरे पर हाथ रखा। इस वक्त आशी की आंखों में दर्द के मारे आंसू थे, जिन्हें क्रिश चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाया। आशी की नर्म हथेलियों को अपने गाल और चेहरे पर महसूस करके क्रिश की आंखें बंद हो गई और वह अचानक ही रिलैक्स हो गया। उसकी आंखों में जो गुस्सा था धीरे धीरे शांत होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दहकते हुए लावे पर बर्फ का टुकड़ा रख दिया हो। इधर युवान दर्द से तड़पते हुए अपनी दूसरी आंख से आशी को एक नजर देखता रह गया। उसने आशी को कितनी तकलीफ दी थी, उसके बावजूद वह उसकी जिंदगी की भीख मांग रही है।
तभी उसकी नजरें आशी के हाथों पर पड़ी जो कृष के चेहरे को सहला रही थी। न जाने क्यों ये देखकर उसके दिल में एक दर्द उठा, उसे अपने दिल में कुछ टूटा हुआ सा महसूस होने लगा। वह जैसे ही कुछ कहने को हुआ, कृष ने उसे अपने हाथों से फ्री कर दिया और वह धड़ाम से कांच के ऊपर गिरा। इस वक्त युवान भी काफी घायल था, उसके शरीर में जगह जगह से खून बह रहा था। वह लगभग मौत की कगार पर था, लेकिन इसके बावजूद उसकी नजर सिर्फ आशी पर थी। कृष ने उसकी हालत लगभग अधमरी जैसी कर दी थी। उसके हाथों में और पैरों में कांच चुभने के कारण बहुत सारा खून निकल रहा था। उसकी एक आंख फूट चुकी थी और जिस्म के हर हिस्से पर कांच से किए कई सारे जख्म थे। तभी आशी अचानक कृष के कंधे पर झूल गई और कृष ने उसे बाहों में थाम लिया, क्योंकि दर्द के कारण आशी बेहोश हो गई थी। जो देखकर कृष थोड़ा परेशान होते हुए बोला, फायरफ्लाई क्या हुआ तुम्हें, वेक अप। कृष ने झट से आशी को अपनी गोद में उठाकर एक नजर युवान को देखा, जो लगभग पूरी तरह बेहोश हो चुका था। फिर उसने अपनी जलती हुई निगाहों से उसे घूर कर देखते हुए जोर से बोला, तुम्हारी जो हालत मैंने की है, उसके बाद तुम्हारा जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। मैं कभी भी अपने दुश्मन को घायल करके नहीं छोड़ता, लेकिन आज तुम्हें तुम्हारी किस्मत के भरोसे छोड़ रहा हूँ, सिर्फ अपनी फायरफ्लाई के कहने पर। अगर मर गए तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें ड्रैगन किंग के हाथों की खौफनाक मौत नहीं मिली, लेकिन अगर जिंदा बच गए तो मेरी फायरफ्लाई का ख्याल भी अपने दिमाग में मत लाना, वरना तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि दुनिया देखेगी और शैतान भी खौफ खाएगा। कहकर कृष आशी को गोद में उठाकर कमरे से बाहर निकलने लगा और युवान अपनी अधखुली आंखों से आशी को जाते हुए देख रहा था। कृष ने उसकी कंडीशन सचमुच बहुत बुरी कर दी थी, अब उसकी सांस भी टूटने लगी थी। कांच के बिस्तर पर पड़े पड़े वह अगले ही पल बेहोश हो गया या शायद मर गया। कृष आशी को अपनी गोद में लेकर कार में बैठा। वो एकटक आशी के मासूम चेहरे को निहार रहा था, जिसमें दर्द साफ नजर आ रहा था, और आशी को दर्द में देखकर कृष को भी दर्द हो रहा था। आशी को यूं ही देखते हुए वह अपने ख्यालों में खो गया। फ्लैशबैक। रॉकी ने राका को जो फोटो भेजी थी वह आशी की थी, और उस फोटो को देखते ही राका समझ गया कि आशी वही लड़की है, कृष की फायरफ्लाई, द टर्मरिक गर्ल। राका ने कृष को कॉल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुनसान जगह पर अपने गम में डूबे हुए कृष ने किसी की भी कॉल देखने तक की जहमत नहीं उठाई। तभी गले में पहने हुए कृष के लॉकेट से एक रेड कलर की लाइट जलने लगी और उसमें एक बीप साउंड होने लगा। इस साउंड को सुनते ही कृष ने जल्दी से अपनी वॉच के साथ उस लॉकेट को कनेक्ट किया, जिससे वॉच के द्वारा कॉलिंग होने लगी। कॉल की दूसरी तरफ कृष का कोई स्पेशल स्पायर था, जो हर वक्त आशी के पीछे उसकी सिक्योरिटी के लिए रहता था। उसके पास एक ट्रांसमीटर था जो कृष के गले में पहने हुए लॉकेट से कनेक्टेड था। स्पायर ने आशी की किडनैपिंग के बारे में कृष को बताया, जिसे सुनते ही कृष का सारा नशा टूट गया और उसकी आंखें गुस्से की आग से जलने लगी। कृष ने जल्दी से मोबाइल उठाकर देखा तो उसमें राका की बहुत सारी मिस्ड कॉल थी। कृष ने कॉल बैक किया और बिना राका की कोई बात सुने उसे ऑर्डर दिया। आशी ने गले में जो लॉकेट पहना हुआ था, जिसे कृष ने खुद उसे पहनाया था, उसमें जीपीएस ट्रैकर था, जिसे लोकेट करने के लिए कृष ने राका को ऑर्डर दिया और जल्दी से कार में बैठकर खुद अपने अड्डे पर पहुंचा, जहां राका की टीम ने उस जीपीएस को ट्रैक कर लिया था। कृष अपनी टीम के साथ युवान के उस फार्म हाउस पहुंचा और वहां सभी को मिनटों में धराशाही कर दिया। कृष जब उस कमरे में पहुंचा जहां आशी कैद थी, तो आशी दरवाजे के पीछे खड़े होकर अपने हाथ में शीशे का फ्लावर वास लेकर खड़ी थी ताकि युवान पर हमला कर सके। क्योंकि वो पूरी कोशिश कर चुकी थी, लेकिन यहाँ से भागने का कोई रास्ता उसे नहीं मिला था, अब हमला करना ही उसका आखिरी विकल्प था। आशी ने युवान समझकर जैसे ही कृष पर हमला किया, कृष ने अपने हाथ से उस हमले को रोक लिया और आशी को देखकर अपना मास्क हटाते हुए उसे गले लगाकर बोला, काम डाउन फायरफ्लाई, इट्स मी योर साइको। कृष को देखकर आशी को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर जान आ गई, मानो अंधेरे में उसे रोशनी की किरण नजर आ गई। उसने कसकर कृष को गले लगा लिया और रोते हुए उसे सारी बात बताई। आशी की हालत और उसके अजीबोगरीब सेक्सी ड्रेस को देखकर कृष ने अपनी शर्ट आशी को पहनाए और उसे अपनी गोद में लेकर सोफे पर बैठकर उसे शांत कराया। सारी बात जानने के बाद कृष के अंदर आग जल उठी। आशी वहां से तुरंत जाना चाहती थी, लेकिन कृष ने उसे शांत करते हुए कहा, हे फायरफ्लाई, लुक एट मी, डोंट बी अफ्रेड, मैं आ गया हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। तुम रोना बंद करो और मेरी बात सुनो, उसने तुम्हें दर्द दिया है ना, तुम चाहती हो उसे सजा मिले। आशी ने मासूमियत से भरी हुई आंखों के साथ कृष को देखते हुए हाँ में सिर हिलाया। दैट्स लाइक माई फायरफ्लाई, सो नाउ बी ए गुड गर्ल एंड डोंट क्राई, अब रोने की बारी उसकी है। कहते हुए कृष की आंखों में गुस्सा और चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। उसने आशी को अपने सीने में छुपा लिया, जिससे दोनों के ही दिलों को राहत मिली होगी। फ्लैशबैक खत्म। कार में
क्रिश बेहोश हुई आशी को अपनी गोद में लेकर बैठा था। उसने अपना मोबाइल निकाल कर किसी को मैसेज किया और फिर कार को फार्म हाउस की तरफ घुमाने का ऑर्डर ड्राइवर को दिया। लगभग 15 मिनट में क्रिश अपने फार्म हाउस में था। उसने आशी को सीढ़ी के रास्ते ऊपर कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लेटा दिया। क्रिश के पीछे डॉक्टर फ्रैंक भी आए। वह क्रिश की गोद में आशी को देखकर हैरान थे, लेकिन क्रिश से कोई भी सवाल पूछने की हिम्मत डॉक्टर फ्रैंक में नहीं थी। क्रिश ने आशी की तरफ इशारा करते हुए एरोगेंट और स्ट्रांग आवाज में डॉक्टर फ्रैंक से कहा, देखो इसे एंड स्टार्ट ट्रीटिंग हर राइट अवे। क्रिश का ऑर्डर पाते ही डॉक्टर फ्रैंक आगे आए। उनकी नजर जैसे ही आशी के चेहरे पर पड़ी, वो हैरान रह गए, क्योंकि क्रिश ने सिक्योरिटी रीजन के कारण आशी के चेहरे पर अपना मास्क पहना दिया था। क्रिश आशी की सिक्योरिटी को लेकर कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहता था, क्योंकि वह जानता था उसके आसपास रहने वाले लोगों में से भी कोई उसके दुश्मन हो सकते हैं और वह आशी को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। डॉक्टर फ्रैंक ने अभी कुछ पल ही आशी को देखा था, तभी क्रिश ने उसे अपनी जलती हुई निगाहों से देखते हुए कहा, स्टॉप स्टेयरिंग एट हर, वरना तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। जो काम करने आए हो उसे चुपचाप करो और दफा हो जाओ यहाँ से। ट्रीट हर क्वाइटली, अंडरस्टैंड। क्रिश की धमकी सुनकर डॉक्टर फ्रैंक ने जल्दी से अपनी नजर आशी के चेहरे से हटाई और उसके हाथों को देखने लगे। उन्होंने जैसे ही आशी की हाथों को छूने की कोशिश की, तो क्रिश ने टोकते हुए कहा, स्टॉप, व्हाई आर यू टचिंग हर। क्रिश की कठोर आवाज सुनकर डॉक्टर फ्रैंक के हाथ वहीं रुक गए और वह हैरानी से क्रिश की तरफ देखने लगे। फिर बड़ी मुश्किल से अपनी अटकी हुई सांसों को संभालते हुए उन्होंने क्रिश से कहा, किंग, शी इज इंजर्ड, आई हैव टू टच हर टू ट्रीट हर, सो मे आई। डॉक्टर फ्रैंक की बात सुनकर क्रिश के चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ इस तरह थे कि जैसे किसी ने उससे उसका दिल मांग लिया हो। क्रिश हिचकिचाते हुए, इधर उधर देखते हुए, धीरे से गर्दन हिलाकर ना चाहते हुए भी हाँ में इजाजत देता है। क्रिश की इजाजत पाते ही डॉक्टर फ्रैंक आशी के हाथों को कुछ इस कदर पकड़ते हैं, जैसे वह किसी बम के गोले को पकड़ रहा हो, डरते डरते। उनके हाथ कांप रहे थे क्योंकि क्रिश उनके सिर पर ही खड़ा था। वो डर रहे थे कि ना जाने उसकी कौन सी हरकत क्रिश को बुरी लग जाए और वह अपने ही हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में नजर आए। डॉक्टर फ्रैंक डरते डरते अपनी 2 उंगलियों और अंगूठे की मदद से आशी के हाथ और पैर को हल्के से देखकर ऑब्जर्व करते हुए क्रिश को बताते हैं, किंग, इसके हाथों और पैरों में कांच के छोटे छोटे टुकड़े अंदर तक चुभे हैं। इन टुकड़ों को निकालने के लिए मुझे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करने पड़ेंगे, जिसके कारण इसे थोड़ी तकलीफ हो सकती है, सो मे आई। ये सुनकर क्रिश अपनी जलती हुई आंखों से डॉक्टर फ्रैंक को घूरते हुए गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, हैव यू गॉन मैड? हु मेड यू अ डॉक्टर? ये छोटी नाजुक सी है, दर्द कैसे सहेगी? अब तक उसके साथ जो हुआ वह कम था क्या? मैं कुछ नहीं जानता, कुछ भी करो लेकिन इसे ठीक करो, वह भी बिना दर्द दिए, वरना मैं तुम्हें जो दर्द दूंगा वह तुम सह नहीं पाओगे। क्रिश की धमकी सुनकर डॉक्टर फ्रैंक डर से कांपने लगे, फिर कुछ सोचकर क्रिश से बोले, एक आइडिया है किंग, मैं इसे एनेस्थीसिया देकर इसकी बॉडी को सुन्न कर सकता हूँ, इससे इन्हें पेन फील नहीं होगा और बाद में पेन किलर इंजेक्शन दे दूंगा। ये सुनकर क्रिश गुस्से में घूरते हुए दांत पीसते हुए बोला, तो अब तक ये दिमाग क्यों नहीं लगाया? लगता है गोली खाकर ही तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आएगा। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ट्रीटमेंट शुरू करो, इसे ब्लीडिंग हो रही है। क्रिश की धमकी सुनकर डॉक्टर फ्रैंक जल्दी जल्दी अपनी मेडिकल किट से जरूरत के सभी सामान निकालते हैं और आशी का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में आशी के हाथों और पैरों पर बैंडेज हो चुकी थी। फिर आशी को देखते हुए डॉक्टर के मन में कुछ ख्याल आया, लेकिन क्रिश के खतरनाक ऑरा को देखकर उन्होंने अपना चेहरा नीचे कर लिया और कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये देखकर क्रिश ने डॉक्टर फ्रैंक से पूछा, व्हाट डू यू वांट टू से समथिंग? क्रिश की बात सुनकर डॉक्टर फ्रैंक ने लड़खड़ाते शब्दों में बड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, वो एक्चुअली किंग, क्या मैडम को कोई इंटरनल चोट भी लगी है? आई मीन हाथ और पैर के अलावा बॉडी पर कहीं? इस वक्त आशी के हाथ और पैर के अलावा उसकी पूरी बॉडी पर चादर था, इसलिए डॉक्टर फ्रैंक ने ये सवाल पूछा, जिसे सुनकर क्रिश ने अपनी कठोर आवाज में कहा, नो, उसे और कहीं चोट नहीं लगी है। अगर तुम्हारा काम हो गया है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर डॉक्टर फ्रैंक ने जल्दी से एक पेपर पे कुछ मेडिसिन लिखकर क्रिश की तरफ करते हुए कहा, किंग, यह मेडिसिन मैंने लिख दी है, इन्हें टाइम पर दे देना, और हो सके तो यह अपने हाथों और पैरों को ना हिलाए तो अच्छा होगा, वरना स्टिचेस खुल जाएंगे। बाकी मैंने इन्हें जो इंजेक्शन दिया है उसका असर 3 घंटे बाद उतर जाएगा और इन्हें 3 घंटे में होश आ जाएगा। इन्हें ठीक होने में कुछ दिन लग जाएंगे और कल इनके बैंडेज चेंज करने में फिर आ जाऊंगा। ये सुनकर क्रिश गुस्से में दांत पीसते हुए चिल्लाकर डॉक्टर फ्रैंक से बोला, तुम्हारे हॉस्पिटल में कोई फीमेल डॉक्टर नहीं है क्या?
अगर नहीं है तो बोलो मुझे, आज ही हॉस्पिटल को बॉम्ब से उड़ा देता हूँ। ऐसे यूजलेस हॉस्पिटल का इस शहर में क्या काम। क्रिश की बात सुनकर डॉक्टर फ्रैंक जल्दी से अपना सिर नीचे कर डरते हुए बोले, नो नो किंग, ऐसा नहीं है, फीमेल डॉक्टर है। अगर फीमेल डॉक्टर है तो तुम यहाँ क्या मरने के लिए आओगे? अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो बोलो, मैं आज ही तुम्हें अपने पैंथर के आगे डाल देता हूँ। कहते हुए क्रिश गुस्से में चिल्लाया। क्रिश को चिल्लाते हुए देखकर और पैंथर का नाम सुनकर डॉक्टर फ्रैंक डर से कांपते हुए बोले, सॉरी किंग, गलती हो गई, मैं फीमेल डॉक्टर को भेज दूंगा। कहते हुए डॉक्टर फ्रैंक अपना सूटकेस लेकर वहां से सिर पर पैर रखकर भाग गए और विला से निकलकर सीधा अपनी कार में बैठकर ही चैन की सांस ली। ये तो उनका दिल ही जानता था कि आशी का इलाज करते वक्त उसने कितनी बार धड़कना बंद कर दिया था। लगभग आधे घंटे में कम से कम 100 बार अपनी मौत के दर्शन कर लिए थे और मौत को छूकर फटाक से वापस आया था। डॉक्टर फ्रैंक ने जल्दी अपनी कार स्टार्ट की और यमलोक के उस द्वार से जल्दी से दूर चले गए, इससे पहले कि क्रिश नाम के यमराज का मन बदल जाए। क्या इस घटना के बाद बढ़ेंगी क्रिश और आशी की नजदीकियां, या क्रिश देगा अपने प्यार की कुर्बानी अपने भाई के लिए? असल में किससे था आशी को खतरा जो क्रिश ने उसे वो लॉकेट पहनाया था, या फिर वो करता था आशी पर जासूस होने का शक? जब 57 आशी के दिल में साइको का खौफ। डॉक्टर के जाने के बाद क्रिश ने खड़े होकर कुछ पल आशी के चेहरे को देखा। बेहोशी में भी उसके चेहरे पर दर्द नजर आ रहा था। उसके छोटे से मासूम चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी, जिसे देखकर क्रिश का चेहरा सर्द हो गया। कुछ पल यूं ही आशी को देखने के बाद क्रिश बालकनी में चला गया और अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालकर उसने राका को कॉल किया और पूछा, क्या खबर है? जवाब में राका ने क्रिश को बताया, किंग, आपने जैसा सोचा था वही हो रहा है, वो आ रहा है। गुड, मतलब तीर सही निशाने पर लगा। उसकी हरकतों पर नजर रखो और मुझे एक एक डिटेल चाहिए। उसका अगला कदम क्या होने वाला है ये हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा। आज तक बाजी उसके हाथ में थी, लेकिन अब मोहरे मेरे होंगे और चाल भी मेरी होगी और सामने वाले को मिलेगी शिकस्त। क्रिश ने सर्द लहजे में कहा। उसके चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कान थी। किंग, एक और खबर है। किंग, वो रॉकी उसके लिए परेशान हो रहा है, प्लीज आप उसे देख लीजिए, राका ने धीमी आवाज में कहा। ओके, कहकर क्रिश ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर क्रिश ने रॉकी को कॉल लगाया। इधर रॉकी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर क्रिश का नंबर देखते ही परेशानी से हड़बड़ा कर कॉल उठाता है और बिना क्रिश की कोई बात सुने बोलाता है, क्रिश कहाँ हो तुम मेरे भाई? मैंने तुम्हें कितने कॉल किए, तुमने कॉल क्यों नहीं उठाया? क्रिश, आई नीड योर हेल्प। वो आशी। इससे पहले रॉकी आगे कुछ बोल पाता, क्रिश की कठोर आवाज उसके कानों में पड़ी। स्टॉप एंड लिसन टू मी, शी इज सेफ नाउ, शी इज विद मी, यू डोंट नीड टू वरी नाउ, आई विल टेक केयर ऑफ हर। ये सुनकर रॉकी थोड़ा शांत हुआ। अब जाकर उसके दिल को तसल्ली मिली। रॉकी ने क्रिश से पूछा, तो कहाँ है वह? उसे यहाँ लेकर आओ या मैं आ जाता हूँ, तुम मुझे एड्रेस दो। रॉकी की हड़बड़ाहट देखकर क्रिश ने अपनी आंखें मींच ली, क्योंकि वह अपने भाई की फीलिंग को बहुत अच्छे से समझ रहा था, जिसे महसूस करके उसे तकलीफ हो रही थी। आशी का नाम वो किसी और की जुबान से बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन किस्मत ने उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि उसका भाई ही आज उसके सामने है। क्रिश ने अपनी फीलिंग को संभालते हुए रॉकी से कहा, रॉकी, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, तुम जानते हो उसे युवान खन्ना ने किडनैप किया था और आशी को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए मैंने युवान के ना जाने कितने ही लोगों को खत्म कर दिया। इनफैक्ट युवान खन्ना की कंडीशन भी इतनी बुरी थी कि वह जिंदा है या मर गया मुझे नहीं पता। अब क्योंकि वह एक माफिया लीडर का बेटा है, आशी की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए इसकी सेफ्टी के लिए इसका मेरे साथ रहना जरूरी है। जब तक मामला गर्म है इसे यहीं रहने दो, सही वक्त आने पर मैं खुद इसे तुम्हारे पास ले आऊंगा। क्रिश की बात सुनकर रॉकी की जान में जान आए। वो एक लंबी सांस लेकर बोला, ओके भाई, क्या तुम मेरी उससे बात करा सकते हो? यहाँ उसके दोस्त उसके लिए परेशान हो रहे हैं। नो, फिलहाल वह सो रही है, इसलिए तुम्हारी उससे बात नहीं हो सकती। जब उसे होश आएगा तो मैं उसकी बात तुमसे करवा दूंगा, क्रिश ने कोल्ड वॉइस में कहा, जिस पर रॉकी फिक्र जाहिर करता हुआ बोला, ओके आई अंडरस्टैंड, बट क्या तुम उसकी फोटो हमें दिखा सकते हो? आई मीन वीडियो कॉल करके, वी आर रियली वरीड अबाउट हर। ये सुनकर क्रिश ने सर्द आवाज में रॉकी को लगभग डांटते हुए कहा, रॉकी, डोंट यू बिलीव मी दैट आई एम टेकिंग केयर ऑफ हर, या फिर तुम्हें लगता है वो मेरे साथ भी सेफ नहीं है? इस पर रॉकी थोड़ा फफलाता हुआ बोला, नो क्रिश, मेरा वो मतलब नहीं था, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। रॉकी की बातें सुनकर मानो क्रिश के दिल पर जैसे छुरियां चल रही थी।
वह बड़ी मुश्किल से अपनी फीलिंग को कंट्रोल करते हुए रॉकी से बोला, ऑक लेट मी शो यू इन वीडियो कॉल। कहते हुए क्रिश ने अपने मोबाइल पर वीडियो कॉलिंग शुरू की और आशी के पास जाकर उसकी लाइव वीडियो फुटेज रॉकी और उसके दोस्तों को दिखाए। आशी को अपने सामने लाइव देखकर उसके दोस्तों को तसल्ली मिली, क्योंकि आशी के गायब होने से सभी लोग बहुत परेशान थे और एक साथ मिलकर कोशिश कर रहे थे उसे ढूंढने की। क्रिश ने मुश्किल से 30 सेकंड की वीडियो दिखाए और अगले ही पल कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, क्योंकि वह चाहकर भी यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि आशी को उसके अलावा कोई और देखे। हालांकि वह अपने भाई से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है, लेकिन अपने दिल के हाथों मजबूर तो वह भी था, जलन तो उसे भी हो रही थी। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद क्रिश आशी के बगल में बेड पर बैठ गया और आशी के मासूम चेहरे को देखते हुए अपने आप से बोला, तुम्हारी सजा अभी बाकी है फायरफ्लाई। तुमने जो मेरे भाई और मेरे साथ किया है उसके लिए मैंने तुम्हें अभी माफ नहीं किया है। तुम्हें जवाब देना होगा। आखिर क्यों तुम मेरे करीब होते हुए रॉकी के नजदीक गई? क्यों उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग डेवलप हो गई? क्यों मुझे मेरे ही भाई के खिलाफ लाकर खड़ा कर रही हो? क्यों क्यों क्यों? ये सब मैं हरगिज नहीं बर्दाश्त कर सकता फायरफ्लाई। कुछ पल यूं ही रहने के बाद क्रिश बाथरूम में शावर लेने चला गया, क्योंकि युवान खन्ना को बेतहाशा दर्द की सजा देने के दौरान वह भी छोड़ा घायल हुआ था और अब तक वह शर्टलेस ही था। क्रिश के हाथों में भी जख्म लगे थे, लेकिन उसने अपने हाथों के जख्मों की परवाह ही नहीं की और ना कभी करता था। शावर के नीचे आते ही उसके हाथों का खून शावर के बहते हुए पानी में मिलकर उस पानी को लाल कर रहा था। लेकिन इस वक्त क्रिश को अपने हाथों के जख्म से कोई दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उससे ज्यादा जख्म तो उसके दिल में लगा था, जिसके दर्द को ना वह सह पा रहा था, ना उस पर मरहम लगा पा रहा था। इस दर्द का इलाज भी वही है जिसने इन जख्मों को दिया है, और उस मरहम का नाम है आशी। ये जानने के बाद कि उसका प्यार उसके भाई की भी पसंद है, उसके दिल में हर पल दर्द उठ रहा था। क्रिश ही जानता है इस वक्त उसे आशी पर कितना गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वह भी यह भी नहीं जानता कि आशी के दिल में रॉकी के लिए क्या फीलिंग है। अब कहीं ना कहीं क्रिश ये प्रार्थना कर रहा था कि आशी के दिल में रॉकी ना हो, वरना वो खुद नहीं जानता कि वह इस दर्द को कैसे संभालेगा। थोड़ी देर बाद क्रिश बाथरूम से बाथरोब लपेटकर बाहर आया और क्लोजेट में जाकर अपने लिए एक ब्लैक स्लीवलेस सेंट्रो टी शर्ट और एक ब्लैक लोवर पहनकर बाहर आया। बाहर आकर क्रिश ने मोबाइल में टाइम देखा। आशी को उठने में अभी 1 घंटा बाकी था। क्रिश ने किसी को कॉल करके ऑर्डर दिया, 15 मिनट में यहाँ फार्म हाउस में एक कुक का इंतजाम हो जाना चाहिए। इतना कहकर क्रिश सोफे पर बैठकर कुछ काम करने लगा। उसकी नजरें बार बार कभी घड़ी पर जा रही थी और कभी बेड पर सोई हुई आशी पर। तभी 15 मिनट बाद क्रिश को मैसेज आता है कि कुक आ चुका है। ये मैसेज मिलते ही क्रिश सीढ़ी के रास्ते नीचे हॉल की तरफ आया और कुक को अच्छे से वेरीफाई करने के बाद उसे पेशेंट के लिए थोड़ा सूप और ओट्स के साथ जूस तैयार करने का ऑर्डर दिया। क्रिश का ऑर्डर पाकर कुक तुरंत रसोई में जाकर ब्रेकफास्ट तैयार करने लगा। इस वक्त सुबह के 8 बजे बज रहे थे। क्रिश वापस कमरे में आकर एक नजर आशी को देखकर बालकनी में चला गया। वो बालकनी में खड़े होकर किसी से कॉल पर बात कर रहा था। तभी धीरे धीरे आशी की आंखें खुलने लगी। उसके सामने युवान ने उसके साथ जो कुछ भी किया था वह सब घूमने लगा। आशी के चेहरे पर बहुत पसीना आने लगा। वह सपने में ही बड़बड़ाने लगी, प्लीज मुझे जाने दो, मत करो ऐसा, प्लीज मुझे दर्द हो रहा है। अब तक आशी की आंखें बंद थी और उसके चेहरे पर पसीना आ रहा था। तभी क्रिश को महसूस हुआ जैसे पीछे कोई कुछ बोल रहा है। क्रिश ने मोबाइल कान पर लगाए हुए ही बालकनी से कमरे के अंदर देखा। आशी को सपने में कुछ बड़बड़ाता हुआ देखकर क्रिश ने जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट किया और आशी के पास आया। आशी अभी बड़बड़ा रही थी। क्रिश जल्दी से आशी के पास बैठकर उसके बालों को सहलाने लगा और उसे रिलैक्स करने की कोशिश करने लगा। क्रिश जानता था यह एनेस्थीसिया का असर है। उसने आशी के सिर को सहलाते हुए कहा, शांत हो जाओ फायरफ्लाई, सब ठीक है, मैं हूं यहाँ, शांत हो जाओ। क्रिश के करीब आने और सर सहलाने पर आशी थोड़ी शांत हुई और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोलनी शुरू की। इस वक्त उसका विजन क्लियर नहीं था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे उसे थोड़ा क्लियर दिखाई देने लगा। आशी ने अपनी आंखें पूरे कमरे में घुमाए और हैरान रह गई। तभी उसकी नजर क्रिश पर गई और क्रिश को देखते ही उसका खौफनाक चेहरा आशी को याद आ गया। याद आते ही आशी झटके से उठकर बैठने की कोशिश करने लगी। झटके से उठने के कारण अचानक उसके हाथों में दर्द होने लगा। आ की आवाज के साथ आशी ने अपने हाथों को देखा। तभी क्रिश ने परेशान होते हुए कहा, आर यू मैड? तुम्हारे हाथों में जख्म है, क्या जरूरत थी तुम्हें झटके से उठकर बैठने की? क्रिश की आवाज सुनकर आशी ने एक बार फिर क्रिश को देखा और अपने हाथों को इग्नोर करते हुए डर के मारे बेड के कोने में खिसकने लगी।
आशी का ये बिहेवियर देखकर क्रिश हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था अचानक आशी ऐसा क्यों कर रही है। कि तभी उसके कानों में आशी की आवाज आई, प्लीज मुझे कुछ मत करना, मैं कोई गलती नहीं करूंगी, प्लीज तुम यहाँ से जाओ। आशी ने यह बातें डरते हुए और कांपती हुई आवाज में कही थी। आशी को खुद से डरता हुआ देखकर क्रिश के दिल में अचानक कुछ चुभन सी महसूस हुई। आखिर ये लड़की उससे इतना क्यों डर रही है। क्रिश आशी को शांत कराने के लिए जैसे ही उसके पास बिस्तर पर बैठा, आशी अपने पैरों और हाथों को इकट्ठे मोड़कर ब्लैंकेट को खुद से कवर करते हुए बोली, प्लीज मुझे कुछ मत करना, प्लीज मुझे जाने दो। कहते हुए आशी की आंखों में आंसू आने लगे। तभी क्रिश ने आशी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, फायरफ्लाई मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, यहाँ आओ मेरे पास। तुम मुझसे डर क्यों रही हो। नहीं मैं नहीं आऊंगी, तुम मुझे भी मारोगे जैसे युवान को मारा था, प्लीज मुझे मत मारना, मुझे दर्द होगा। आशी ने बड़ी ही मासूमियत से डरते हुए कहा। अब क्रिश समझ चुका था आशी उसके खूंखार रूप को देखकर डर चुकी है। ये समझकर क्रिश ने अपना हाथ आशी की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहा, लिसन फायरफ्लाई आई विल नॉट हार्म यू वॉक। वह गंदा आदमी था ना, इसलिए मैंने उसे मारा, लेकिन तुम तो अच्छी बच्ची हो और मेरी फायरफ्लाई हो, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा। देखो मैं तुम्हें उस गंदी जगह से निकालकर यहाँ अच्छी जगह लेकर आया हूँ। अब यहाँ तुम्हें कोई दर्द नहीं देगा, मेरे पास आओ, अपने साइको के पास। कहते हुए क्रिश ने एक बार फिर आशी की तरफ हाथ बढ़ाया। इस वक्त उसके चेहरे की एक्सप्रेशन नॉर्मल थी क्योंकि वह जानता था आशी उससे डर रही है। क्रिश की बात सुनकर आशी ने एक नजर उसके हाथों को देखा, फिर मासूमियत से उसके चेहरे को देखा। क्या आशी के मन में बैठा डर कभी खत्म हो पाएगा। आशी के दिल में क्या है, किसे चुनेगी वो, क्रिश या रॉकी। क्रिश ने फोन करके किसकी हरकतों पर नजर रखने को कहा था। सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आगे। सुनते रहिए। CH58 फर्स्ट इंटिमेसी। गिर गए सब शर्म के पर्दे। अब यहाँ तुम्हें कोई दर्द नहीं देगा, मेरे पास आओ, अपने साइको के पास। कहते हुए क्रिश ने एक बार फिर आशी की तरफ हाथ बढ़ाया। क्रिश की बात सुनकर आशी ने एक नजर उसके हाथों को देखा, फिर मासूमियत से उसके चेहरे को देखा, फिर डरते डरते अपना हाथ क्रिश के हाथों में दे दिया। आशी का हाथ अपने हाथ में आते ही क्रिश ने झटके से उसे अपनी ओर खींचा। आशी खुद को संभाल नहीं पाए और झटके से क्रिश की गोद में बैठ गई। इस मूवमेंट में आशी के हाथ से ब्लैंकेट छूट गया और अब वो एक लॉन्ग शर्ट पहने क्रिश की गोद में थी। हालांकि आशी ने नीचे बेली डांस की ड्रेस वाली लॉन्ग स्कर्ट पहन रखी थी, लेकिन उसके चारों तरफ इतने सारे कट थे, इसलिए उसे पहनना और ना पहनना एक बराबर ही था। डरी हुई आशी को जब महसूस हुआ कि वह क्रिश की गोद में है, तो उसने शर्म से अपनी आंखें नीचे कर ली। क्रिश ने अपने हाथ आशी की कमर के चारों तरफ लपेटकर अपनी एक उंगली को आशी की चिन के नीचे लगाकर उसके चेहरे को उठाते हुए अपनी गहरी नजर से देखकर अपनी सांसें उसके चेहरे पर छोड़ते हुए पूछा, Why are you so scared of me, Firefly? क्या अब मैं तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। क्रिश की बात का आशी कोई जवाब नहीं दे रही थी। ये देखकर क्रिश अपनी उंगली को उसके गाल पर चलाते हुए थोड़े कठोर शब्दों में बोला, Look at me, Firefly, don't ignore me. क्रिश की भारी आवाज सुनकर आशी ने धीरे से अपनी नजरें उठाए और उसके चेहरे की तरफ देखा। क्रिश ने कहा, So tell me why are you scared of me? आशी ने डरते हुए जवाब दिया, तुमने युवान को मारा ना, इसलिए मुझे डर। He touched you with wrong intention, Firefly, इसलिए मैंने उसे सबक सिखाया, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, तुम्हें छूने का हक सिर्फ मेरा है। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, तुम्हारी हर पल रक्षा करूंगा, तो मैंने तो बस अपनी बात को पूरा किया। उसने तुम्हें रुलाया इसलिए उसका रोना जरूरी था, और आगे भी अगर तुम्हें कोई हर्ट करने की कोशिश करेगा या तुम पर बुरी नजर रखेगा तो मैं उसकी हालत युवान से भी बदतर करूंगा। और यही बात तुम पर भी लागू होती है। अगर तुम किसी और के करीब गई तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। इस बात को तुम अपने दिमाग में बिठा लो, गॉट इट। वैसे यह बात शायद मैंने तुमसे पहले भी कही थी, तुम्हें याद तो होगा ना। कहते हुए क्रिश अपने हाथों को आशी की शर्ट के अंदर डालने लगता है, जिसे महसूस करके आशी के शरीर में सिहरन पैदा हो गई। क्रिश की बात का आशी ने धीरे से हाँ में सिर हिलाकर जवाब दिया। गुड, तो ये बताओ तुम रॉकी के नजदीक क्यों गई। रॉकी का नाम सुनकर आशी ने डरते हुए कहा, मैं उनके नजदीक नहीं गई, वह सिर्फ मेरा दोस्त है और कुछ नहीं। और मैं कौन हूँ। कहते हुए क्रिश ने अपने हाथों को आशी की ब्रेस्ट पर रख दिया। आहे है साइको। ये सुनते ही क्रिश ने आशी के ब्रेस्ट को जोर से प्रेस किया। आहे है। आशी के मुंह से सिसकियां निकल रही थी। फिर क्रिश मदहोश आवाज में पूछा, ठीक है, जवाब दो फायरफ्लाई, मैं तुम्हारा कौन हूँ। साइको सैया। आशी ने हिचकिचाते हुए कहा।
कुछ अच्छा नहीं लगा सुनकर, अच्छे से जवाब दो, कहते हुए कृष ने अपने हाथ उसकी ब्रा के अंदर डालकर उसकी ब्रेस्ट को सहलाना शुरू किया। आशी ने लड़खड़ाती सी आवाज में जवाब दिया, बॉयफ्रेंड, मेरे बॉयफ्रेंड। ये सुनकर कृष के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई, और तुम मेरी कौन हो? गर्लफ्रेंड, आशी ने जवाब दिया। वेरी गुड, कृष अपने हाथ से आशी की ब्रेस्ट को बहुत ही अच्छे से सहलाते हुए बोला, और आज के बाद इस बात को याद रखना कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड और तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा भी कोई हो, इसलिए रॉकी के अलावा अपने बाकी दोस्तों से भी दूरी बनाए रखना, बिकॉज आई विल नॉट टॉलरेट, गॉट इट? कृष ने इन बातों को कुछ धमकी भरे लहजे में कहा था। इस वक्त उसकी आंखें और चेहरा कठोर थे, जिसे देखकर आशी डर रही थी। उसने डरते हुए हाँ में सिर हिला दिया। कृष ने अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लेकर आशी के होठों पर एक लाइट सा किस कर दिया, फिर अपने हाथों को आशी की ब्रेस्ट से हटाकर उसकी कमर में लपेटते हुए बोला, अभी तुम्हें ब्रेकफास्ट करके दवाई लेनी है, लेकिन उससे पहले शॉवर ले लो। कहकर कृष आशी को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम ले गया। फिर उसे शेल्फ पर बिठाकर एक छोटे टब में पानी और स्पंज लेकर अपने हाथों से आशी की शर्ट के बटन खोलने लगा, जो महसूस करके आशी ने हैरानी से उसके हाथों को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, यह क्या कर रहे हो? मैं खुद कर लूंगी, तुम जाओ यहाँ से। आशी की बात सुनकर कृष ने अपने हाथों को रोककर आशी के ऊपर थोड़ा बेंड होते हुए बोला, कैसे करोगी? तुम्हारे हाथों और पैरों में बैंडेज लगी है, थोड़ा ध्यान से देखो, और तुम्हें डॉक्टर ने बिल्कुल भी चलने या हिलने से मना किया है, वरना स्टिचेस खुल जाएंगे। कृष दोबारा उसकी शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, और वैसे भी मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं ना, ये करने का हक मुझे है, इन्हें देखने का, इन्हें छूने का हक सिर्फ और सिर्फ मुझे है। खबरदार जो मुझे रोकने की कोशिश की। कहते हुए कृष ने झटके से उसकी शर्ट निकालकर फर्श पर फेंक दी। अब आशी उसके सामने उस बेली डांस कॉस्ट्यूम में थी, जिसके ऊपर का पार्ट सिर्फ एक रेड कलर की सेक्सी ब्रा थी, जो बिल्कुल एक बिकिनी की तरह लग रही थी। कृष ने अपने हाथों को पीछे ले जाकर उस ब्रा की हुक खोलते हुए धीरे से सांस छोड़ते हुए आशी के कानों में कहा, बाय द वे यू वर लुकिंग वेरी सेक्सी इन दीज क्लोथ्स। कहते हुए कृष के चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी और आंखों में शरारत। लेकिन कृष की बात सुनकर आशी शर्म से लाल हो रही थी, उसकी नजरें लगातार नीचे थी। कृष ने लगभग आशी को हक कर रखा था और दोनों में बहुत ही ज्यादा नजदीकियां थी। अगले ही पल कृष ने उसकी ब्रा निकालकर फर्श पर फेंक दी। पहली बार आशी के उभार कृष के सामने थे। कृष इंटेंस नजरों से उन्हें देख रहा था और आशी ने शर्म से अपने चेहरे को नीचे कर रखा था। कृष को अचानक गर्मी लगने लगी, उसका गला सूखने लगा, उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगी। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया। अब कृष ने आशी को धीरे से अपनी गोद में उठाया और धीरे से उसकी कमर के पास अपनी 2 उंगलियों से उसकी स्कर्ट के सिरे को खींचकर आशी की बेली स्कर्ट भी निकाल दी। अब आशी एक छोटी सी पैंटी में कृषि के सामने थी। उसका चेहरा शर्म से लाल हुआ जा रहा था और वह मरी जा रही थी, क्योंकि कृष इंटेंस नजरों से आशी के कोमल और सुंदर बदन को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। कुछ पल यूं ही निहारने के बाद कृष ने अपने आप को काबू किया और स्पंज अपने हाथों में लेकर आशी को स्पंज बाथ देने लगा। जैसे जैसे उसके हाथ आशी के शरीर पर चल रहे थे, आशी और कृष दोनों को एक्साइटमेंट महसूस हो रही थी। हालांकि कृष तो अपनी फीलिंग को समझ रहा था, लेकिन आशी के लिए यह फीलिंग नहीं थी। एक दूसरे के इतने नजदीक होने के कारण आशी लंबी लंबी सांसें ले रही थी, जिसके कारण उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था और कृष को और भी ज्यादा एक्साइटेड कर रहा था। अब वो अपने आप को और नहीं रोक पा रहा था। उसने धीरे से अपने होंठ आशी के होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। आशी उसके एक्शन से कुछ पल हैरान थी, लेकिन अगले ही पल वह होश में आए और ना जाने क्यों वह कृष को खुद से दूर नहीं कर रही थी। कृष आशी के दोनों पैरों को फैलाकर खुद बीच में आकर अपनी किस को और भी इंटेंस और डीप कर लेता है। उसके हाथ आशी की ब्रेस्ट पर थे और उसे प्रेस कर रहे थे, जिससे आशी की सिसकियां निकल रही थी, लेकिन उसके मुंह में ही रह जा रही थी, क्योंकि कृष ने उसके होठों को आजाद नहीं किया था। लगभग 15 मिनट की किस के बाद कृष ने आशी के होठों को आजाद किया और अब उसके होंठ आशी की गर्दन से होते हुए गले पर आए और फिर क्लीवेज से होते हुए उसके ब्रेस्ट पर आ गए। आज पहली बार कृष आशी की ब्रेस्ट को देखा था और वह उनकी खूबसूरती देखकर पागल हो रहा था। उसने उसके एक सीने को बहुत प्यार से और धीरे से अपने मुंह में लेकर सक करना शुरू कर दिया और दूसरे को अपने हाथों से प्रेस करने लगा। ये सब आशी के लिए नया था। वह अनकंफर्टेबल होते हुए बोली, आह साइको जी, यह क्या कर रहे हो? प्लीज ऐसे मत करो ना, अजीब लग रहा है। आशी की बात सुनकर कृष उसके चेहरे की तरफ देखकर प्यार से बोला, नो फायरफ्लाई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यह करता है,
थोड़ा बर्दाश्त करो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। कहते हुए क्रिश उसकी दूसरी ब्रेस्ट को अपने मुंह में भरकर वहां किस और सक करने लगता है। वह कभी कभी वहां लिक भी कर रहा था। कुछ पल बाद आशी को भी अच्छा लगने लगा था। वह भी आहें भरते हुए क्रिश के बालों में अपने हाथों को चलाने लगी। आशी का रिएक्शन पाकर क्रिश प्लेजेंटली सरप्राइज हो गया। उसे और भी अच्छा लगने लगा। आशी के इस तरह साथ देने से क्रिश और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। वह आशी की सॉफ्ट और परफेक्ट बॉडी पर हर जगह पैशनेटली किस करने लगा था। वह कभी लिक करता और कभी सक भी कर रहा था। अब आशी को भी यह अच्छा लग रहा था। आहे साइको, आराम से प्लीज। आशी की आहें क्रिश को एक्साइटेड कर रही थी। अब क्रिश की बॉडी रिएक्ट करने लगी थी। उसने इस पल का जितना इंतजार किया था उससे कहीं ज्यादा मजा उसे अभी आ रहा था। वह बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए आशी की ब्रेस्ट को अपने मुंह से आजाद करके अपने हाथों में भरकर बोला, यू लाइक इट फायरफ्लाई। क्रिश की बात सुनकर आशी ने शर्म से अपनी नजरें नीचे करके हाँ में सिर हिलाया। आशी का क्रिश के लिए यूं हाँ में सर हिलाना उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान ले आया। वो मुस्कुराता हुआ बोला, मैंने कहा था ना फायरफ्लाई, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब सिखा दूंगा। बहुत जल्द हम लोग इससे भी आगे बढ़ेंगे। फिलहाल तुम्हारी दवाई का वक्त हो गया है। कहकर क्रिश ने आशी को बाथरोब पहनाया और हीरो की तरह गोद में उठाकर बाहर आया। अब आशी के लिए क्रिश के पास कोई कपड़े नहीं थे। उसने अपने वार्डरोब से एक ब्लैक शर्ट निकालकर आशी को पहना दी। ये देखकर आशी ने क्रिश से कहा, मैं यह नहीं पहनूंगी, मुझे मेरे कपड़े चाहिए। डोंट वरी, थोड़ी देर में तुम्हारे कपड़े भी आ जाएंगे, तब तक तुम इसे ही पहन कर रहो। बाय द वे, व्हाट इज योर साइज? ये सुनकर आशी ने हैरानी से क्रिश की तरफ देखते हुए कहा, क्या मतलब तुम्हारा? ये सुनकर क्रिश ने मुस्कुरा कर पूछा, तुम्हारे कपड़े मंगाने के लिए मुझे साइज तो जानना होगा ना? आशी ने शर्माते हुए और हिचकिचाते हुए उसे अपना साइज बताया। आशी को शर्माते हुए देखकर क्रिश ने अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान लेकर कहा, नो नीड टू बी शाई माई फायरफ्लाई, आई एम योर बॉयफ्रेंड। मुझे तुम्हारी हर पर्सनल चीज जानने का हक है ना? आशी ने शर्माते हुए एक बार फिर हाँ में सर हिला दिया। और शायद क्रिश को इस तरह मुस्कुराते हुए आज तक किसी ने नहीं देखा था। क्रिश ने अपने मोबाइल पर किसी को मैसेज कर दिया, फिर इंटरकॉम पर सर्वेंट को कॉल करके ब्रेकफास्ट लाने के लिए कहा। क्या अब रॉकी का दिल टूटने वाला है? क्या आशी भी क्रिश को चाहने लगी है, या बस डर के मारे दे रही है उसका साथ? जल्दी से आगे सुने। चैप्टर 59, क्रिश की केयर और वाइल्ड रोमांस। आशी इस वक्त बेड पर बैठी हुई थी और क्रिश बालकनी में किसी से फोन कॉल पर बात कर रहा था। सामने वाले शख्स ने क्रिश को बताया, किंग, आपने जो काम दिया था हम उसे कर रहे हैं। हमारी नजर उसी पर है। युवान खन्ना हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में है। इस वक्त वह कोमा में है। कब तक हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता, और वो आ चुका है। गुड, वेरी गुड, उस पर नजर रखो। उसकी पल पल की खबर मुझे चाहिए। वह कुछ ना कुछ जरूर करेगा और हमें हर पल के लिए अलर्ट रहना होगा। मुझे उसकी चाल का इंतजार है। कहते हुए क्रिश के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। इधर दूसरी तरफ आशी बेड पर बैठी हुई थी और उसने अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर रखा था, क्योंकि क्रिश ने उसे जो शर्ट पहनाई थी वह बहुत ओवरसाइज्ड है और आशी की थाई से थोड़ा ही नीचे तक आ रही थी। आशी ने इस शर्ट के अंदर अपनी ब्रा भी नहीं पहनी थी, जिसके कारण उसे काफी अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। वो शॉर्ट ड्रेस कभी पहनती ही नहीं थी। थोड़ी देर में दरवाजे पर बेल रिंग हुई, जिसकी आवाज सुनकर आशी ने बालकनी साइड क्रिश को देखा। क्रिश ने अपनी कॉल डिस्कनेक्ट करके दरवाजा खोला। एक सर्वेंट खाना लेकर आया था। क्रिश ने खाना लेकर दरवाजा उसके मुंह पर ही बंद कर दिया। फिर क्रिश ने खाने की प्लेट सोफे के सामने वाले कांच की टेबल पर रखी और आशी के पास आकर बिना कुछ बोले उसकी ब्लैंकेट हटाकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। आशी ने शर्म से अपनी नजरें नीचे करते हुए अपनी बाहों को क्रिश के गले में लपेट दिया। क्रिश को पता था आशी उससे शर्मा रही है, जिसे महसूस करके उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ रही थी। क्रिश आशी को अपनी गोद में ही लेकर सोफे पर बैठ गया। ये देखकर आशी ने हिचकिचाते हुए कहा, माँ, मुझे नीचे बैठा दो, मैं सोफे पर बैठ जाऊंगी। ये सुनकर क्रिश एक चम्मच में बाउल से सूप उठाकर आशी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, क्यों, मेरी लैब पर कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें यही बैठकर ब्रेकफास्ट करना होगा, और सिर्फ ब्रेकफास्ट नहीं बल्कि तुम हर वक्त मेरे करीब रहोगी। अब तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। लेट्स ईट नाउ, फिर तुम्हें दवाई भी खानी है। कहते हुए क्रिश ने आशी को चम्मच से सूप पिलाया। आशी ने सूप पीते ही सड़ा सा मुंह बनाकर कहा, यह क्या है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे यह नहीं खाना। ये सुनकर क्रिश ने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ पूछा, क्यों, क्या प्रॉब्लम है इसमें? इसमें मसाले नहीं है, बिल्कुल भी चटपटा नहीं है और अजीब सा टेस्ट आ रहा है। मैं यह नहीं खाऊंगी।
आशी की बात सुनकर कृष ने कुछ नहीं कहा और दूसरे बाउल से आशी को ओट्स खिलाए, जिसे खाने के बाद भी आशी का वही रिएक्शन था। अब कृष ने अपनी कठोर आवाज में आशी से कहा, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है फायरफ्लाई, तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम्हें यही खाना होगा, ये हेल्दी है और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम्हें ऐसे ही फीका खाना होगा। आशी ने कहना चाहा, लेकिन मुझे बहस करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ईट दिस फूड, कृष ने आशी की बात को काटकर कठोर शब्दों में कहा था। उसकी बात में एक धमकी थी जिसे सुनकर आशी सिहर गई और वो बिना कोई जवाब दिए मुंह बनाते हुए वो सूप पीने लगी। तभी आशी ने कृष से कहा, तुम भी खाओ, तुम्हें भी तो भूख लगी होगी। ये सुनकर कृष ने कुछ पल के लिए आशी के चेहरे को देखा और अचानक उसके मन में कुछ भाव उमड़ने लगे। फिर कुछ सोचकर कृष ने कहा, तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ खाऊं? आशी ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। तो तुम मुझे खिलाओ, तभी मैं खाऊंगा, कृष ने बिना भाव के आशी से कहा, जिस पर आशी मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, माँ मैं कैसे खिलाऊं, मेरे हाथों में तो बैंडेज लगी है ना। हाँ ये तो है, चलो हम एक काम करते हैं, अगर तुम मुझे सचमुच खिलाना चाहती हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मुझे कैसे खिला सकती हो। कहते हुए कृष ने चम्मच से सूप उठाकर आशी के मुंह में रखा और अगले ही पल झटके से आशी के होठों पर अपने होंठ जोड़कर उसे किस करने लगा। ये सब इतना जल्दी हुआ कि आशी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला और कृष आशी को किस करते हुए उसके चेहरे की तरफ देखते हुए उस सूप को पीने लगा। लेकिन इसके बावजूद उसने 5 मिनट तक आशी के होठों को अपने होठों से आजाद नहीं किया। वह पूरी फीलिंग के साथ उसके होठों को सक करने लगा और आशी भी कोई रिएक्शन नहीं दे पाई। कुछ पल बाद कृष ने आशी के होठों को छोड़ दिया तो आशी हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए कृष से बोली, ये कौन सा तरीका है खाना खाने का, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। कृष आशी के चेहरे की तरफ देखते हुए सेड्यूसिव वॉइस में बोला, यह मेरा तरीका है फायरफ्लाई, एंड आई लाइक्ड इट वेरी मच, सो नाउ वी विल कंटिन्यू द सेम। कहते हुए कृष ने फिर से आशी के मुंह के पास चम्मच से सूप किया। ये देखकर आशी ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर दिया। आशी की इस हरकत पर फिर कृष ने कठोर वॉइस में कहा, नो ड्रामा फायरफ्लाई, आई वॉन्ट टू ड्रिंक दिस सूप फ्रॉम योर लिप्स, जस्ट ओपन योर माउथ। मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। कृष की भाषा में धमकी साफ थी, जिसे महसूस करके आशी ने जल्दी से अपना मुंह खोल दिया और कृष ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान लेकर सूप वाले चम्मच को आशी के मुंह में डाल दिया और यूं ही आशी की होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस और सक करते हुए दोनों ने लगभग पूरा ब्रेकफास्ट किया। आशी को कृष पर गुस्सा आ रहा था लेकिन वह अपना गुस्सा उतार भी नहीं सकती थी। तभी कृष ने आशी को फ्लिप करके अपनी लैप पर बहुत ही अच्छे और कंफर्टेबल पोजीशन में बिठा लिया। आशी के दोनों पैर कृष की कमर में लिपटे हुए थे। इस वक्त उसने नीच कुछ भी नहीं पहना था सिवाय उस छोटी सी पैंटी के। इससे पहले आशी कुछ समझ पाती कृष ने अपने एक हाथ से आशी के कानों के पास गले पर होल्ड किया और अगले ही पल उसके होठों से अपने हाथ जोड़कर उसे किस करने लगा। वह अपनी आंखों को बंद करके बहुत ही सॉफ्ट तरीके से आशी के होठों को सक कर रहा था। यह महसूस करके आशी ने अपने हाथों से कृष को थोड़ा दूर करने की कोशिश की, लेकिन कृष ने आशी के हाथ को पकड़कर लगभग अपने सीने से दबाते हुए दोनों के बीच की दूरियों को खत्म कर दिया। अब आशी का हाथ कृष के सीने से दबा हुआ था। कृष अपने एक हाथ से आशी की थाई को सहला रहा था और बहुत ही इंटेंस और डीप तरीके से उससे किस कर रहा था, जिसे महसूस करके आशी की सांसें भारी हो रही थी। कृष अपने हाथों को धीरे धीरे आशी की थाई से होते हुए कमर तक ले गया और धीरे धीरे उसे ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए आशी की ब्रेस्ट पर अपने हाथों को रख दिया। अब वह उसकी ब्रेस्ट को प्रेस करते हुए आशी को किस कर रहा था, जिसे महसूस करके आशी हल्की हल्की सिसकियां ले रही थी, लेकिन यह सिसकियां आशी के मुंह से निकल नहीं पा रही थी। कृष बहुत ही प्यार से उसके होठों को सक करते हुए अपनी जीभ को उसके मुंह के अंदर डालना चाहता था, लेकिन आशी ने अपना मुंह नहीं खोला था। कृष एक्साइटेड हो रहा था। उसने आशी के सीने पर जोर से प्रेस किया और आहे की आवाज के साथ आशी ने अपना मुंह खोल दिया, जिसका फायदा उठाकर कृष ने अपनी जीभ उसके मुंह में डालकर उसके मुंह के स्वाद को अच्छे से एक्सप्लोर करने लगा। वह हल्के हल्के आशी की जीभ से खेलते हुए उस पर बाइट कर रहा था, जो आशी की सिसकियों को तेज कर रहा था। अब आशी अपने हाथों को कृष के गले में लपेट देती है और अपनी आंखें बंद करके कृष के किसेस को फील करने लगी। कृष और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। उसकी बॉडी एक्टिव हो चुकी थी, उसकी हॉटनेस काफी टाइट हो गई थी। गोद में बैठी आशी को अचानक नीचे कुछ चुभता हुआ सा महसूस हुआ और उसे काफी अजीब लगा। कृष ने जब यह महसूस किया कि आशी कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रही है, बल्कि वो भी अच्छे से इस मोमेंट को फील कर रही है, तो उसने धीरे से आशी की शर्ट के ऊपर के 3 बटन खोल दिए। इस दौरान वह आशी को लगातार होठों पर किस और सक और कभी हल्का बाइट भी कर रहा था।
आशी को इस बात का एहसास ही नहीं था कि कृष के हाथ लगातार आशी के सीने को प्रेस कर रहे थे, जिससे आशी की आहें निकल रही थी। लगभग 20 मिनट बाद आशी और कृष की सांस फूलने लगी और ना चाहते हुए भी कृष ने उसके होठों को आजाद किया और अपने होठों को आशी के गले और क्लीवेज पर चलाने लगा, जिसे महसूस करके आशी की आहें तेज हो रही थी और अब वो हल्की हल्की आवाज भी निकाल पा रही थी। आशी लंबी लंबी सांसें ले रही थी, जिससे उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जिसे देखकर कृष पागल हो रहा था। अगले ही पल उसने उसके एक सीने को अपने मुंह में भरकर दूसरे को प्रेस करते हुए उसे सक करने लगा। वह पागलों की तरह उसे सक कर रहा था। आह साइको जी प्लीज ऐसे मत करो ना, दर्द होता है। आह। आशी की बात सुनकर कृष उसकी ब्रेस्ट को लिक करते हुए बोला, अब तुम बड़ी हो गई हो फायरफ्लाई, ये सब नॉर्मल है। अब मैं ये जब चाहे कर सकता हूँ। तुम्हें थोड़ा दर्द सहना होगा, क्योंकि आगे तुम्हें और भी दर्द मिलने वाला है, तो उस मीठे दर्द के लिए तुम्हें इसे सहना ही होगा। कहते हुए कृष एक बार फिर उसके सीने को अपने मुंह में लेकर उसे जोर जोर से सक करने लगा। आह साइको जी प्लीज आराम से करो ना, प्यार से। आह। आशी की ये बात मानकर कृष नॉर्मल तरीके से उसे सक करने लगा। उसकी सिसकियों को सुनकर कृष पूरी तरह से नीचे से हार्ड हो चुका था। तभी आशी को महसूस हुआ उसे नीचे कुछ चुभ रहा है। यह महसूस कर आशी ने अपनी आंखें बंद करते हुए कृष से कहा, साइको जी नीचे कुछ चुभ रहा है, प्लीज उसे हटाओ ना। यह नहीं हट सकता फायरफ्लाई, तुम बस ऐसे ही बैठी रहो और मैं जो कर रहा हूँ करने दो। कृष ने बॉडी मूवमेंट को तेज करते हुए कहा। आह साइको जी यह क्यों कर रहे हो, प्लीज छोड़ दो, अजीब लग रहा है। आह। आशी ने दर्द में कहा, तुम्हारी बॉडी बहुत खूबसूरत है फायरफ्लाई, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। आई गो क्रेजी व्हेन आई सी दीज ब्यूटीफुल ब्रेस्ट्स ऑफ योर्स। इन्हें खाने का दिल करता है, अपनी हद पार कर जाने का दिल करता है, लेकिन फिलहाल मैं ऐसा कर नहीं सकता और मैं कब तक खुद को रोक सकता हूँ, ये मैं खुद नहीं जानता। कृष ने कहा। आह। क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या तुम जो कर रहे हो वह कोई और भी कर सकता है? आशी ने सवाल किया, जिस सुनकर कृष को गुस्सा आ गया। वो जिस सीने को सक कर रहा था, उसने गुस्से में उस पर बाइट कर दिया। तुमने बाइट क्यों किया? छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। कहते हुए आशी कृष को खुद से दूर धक्का देने लगती है, लेकिन कृष उससे बिल्कुल भी दूर नहीं हुआ, बल्कि आशी की दोनों ब्रेस्ट को अपने हाथों से सहलाते हुए बोला, डोंट इवन ट्राई दैट फायरफ्लाई, तुम्हारे साथ ऐसा सिर्फ मैं कर सकता हूँ। खबरदार जो मेरे अलावा किसी और को अपने करीब आने दिया। ये सब सिर्फ एक बॉयफ्रेंड ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करता है और एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ। इसके अलावा इन्हें कोई और टच भी नहीं कर सकता, समझ गई तुम? कृष ने कठोर और खतरनाक तरीके से कहा। आशी ने डरते हुए हाँ में सिर हिलाया। गुड गर्ल, कृष ने वापस आशी की शर्ट के बटन लगाते हुए कहा, अब चलो तुम्हारी दवाइयों का समय हो गया है। कहते हुए कृष ने आशी को वापस अपनी गोद में उठाया और बेड पर ले आया, फिर उसे बेड पर बैठाकर अपने हाथों से दवाई खिलाई। आशी ने भी डर के मारे अच्छे बच्चों की तरह दवाई खा ली। तभी अचानक दरवाजे पर बेल बजी। कृष ने जाकर दरवाजा खोला तो उसका एक सर्वेंट हाथ में कुछ पैकेट लेकर सिर झुकाए कृष की तरफ अपने हाथों को बढ़ा देता है। कृष ने वह पैकेट लेकर सर्वेंट के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। क्या था उस पैकेट में? क्या अब आशी कृष की हो चुकी है या कहानी में आने वाला है कोई ट्विस्ट? सुनते रहिए CH60 आशी के इमोशंस, कृष का गुस्सा। कृष वह पैकेट लेकर आशी के पास आया और बोला, फायरफ्लाई योर क्लोथ्स हैव अराइव्ड, आओ मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कर देता हूँ। कृष की बात सुनकर आशी हैरान नजरों से उसे देखने लगी और अगले ही पल उसने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। उसका चेहरा शर्म से लाल होने लगा था। कृष ने पैकेट से कपड़े निकालकर बेड पर रख दिए। आशी ने जब उन कपड़ों के पैकेट को देखा तो हैरान रह गई। उसमें एक खूबसूरत टॉप, जीन्स और आशी के अंडरगारमेंट थे। आशी ने हैरान होते हुए कृष से पूछा, ये मेरे कपड़े हैं? ये कैसा सवाल है? तुम्हें क्या लगता है ये टॉप और जीन्स मैं पहनूंगा? ऑफ कोर्स ये तुम्हारे कपड़े हैं, कृष ने नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ कहा। ये सुनकर आशी ने लड़खड़ाते शब्दों में बोली, लेकिन मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, मुझे लॉन्ग ड्रेस चाहिए, वो भी इंडियन। आशी की बात सुनकर कृष ने थोड़ा रूड वॉइस में कहा, क्यों, इन कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? ये भी लॉन्ग ड्रेस है। एंड बाय द वे, मुझे पता है तुम इंडियन ड्रेस पहनती हो, पर हमें उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। फिलहाल के लिए तुम ये पहन लो, थोड़ी देर बाद हम लोग शॉपिंग के लिए चलेंगे, वहाँ तुम्हें अपनी जरूरत का जो भी सामान चाहिए तुम ले लेना। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नाउ कम एंड लेट मी चेंज योर क्लोथ्स।
कहते हुए कृष ने जैसे ही आशी की शर्ट के बटन खोलने शुरू किए, आशी ने उसके हाथों पर हाथ रख दिए और अपनी नजर नीचे कर ली क्योंकि आशी को बहुत शर्म आ रही थी। कृष उसे हैरान होते हुए पूछा, व्हाट, तुमने मेरा हाथ क्यों रोका? आशी ने शर्माते हुए अपना चेहरा नीचे करते हुए कहा, क्या तुम मेरे कपड़े चेंज करोगे? कृष ने अपनी एक आईब्रो उठाकर लगभग कमेंट मारते हुए कहा, क्या तुम्हें यहाँ मेरे अलावा भी कोई दिख रहा है? ऑफ कोर्स मैं चेंज करूंगा, कोई प्रॉब्लम है क्या? कृष के सवाल पर आशी ने हकलाते हुए कहा, प्लीज क्या तुम मेरी हेल्प के लिए किसी लेडी को नहीं ला सकते? मुझे बहुत अजीब लग रहा है तुम्हारे साथ। आशी की इस बात से कृष समझ चुका था। आशी को शर्म आ रही है लेकिन वह अपने बिल्कुल कोल्ड लुक के साथ बोला, यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा सिर्फ एक मेल सर्वेंट है फॉर अप्लाई। मैं यहाँ फालतू लोगों को नहीं रखता, इसलिए यहाँ कोई लेडी नहीं आएगी। तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगा और तुम मुझसे इतना शर्मा क्यों रही हो? तुम भूल चुकी हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, अभी अभी सुबह मैंने ही तुम्हें स्पॉन्ज बाथ दिया था और सुबह से हमने 2 बार एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट किस किया था। मैं तुम्हारी आधी नेकेड बॉडी देख चुका हूँ, उसे छू चुका हूँ, और बाकी की आधी बॉडी भी बहुत जल्द। कृष ने अपने इन शब्दों को यहीं रोक लिया, ना जाने क्यों उसकी आंखें अचानक से लाल हो गई। कृष को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ है जो कृष को अंदर ही अंदर खा रहा है, एक दर्द, एक घुटन। कृष फिर एक लंबी सांस लेकर बोला, I know what you are thinking, but you don't need to worry. This is my right. I can touch and see every part of your body. Because I am your boyfriend, right? आशी ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया और कृष ने आशी की शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। अचानक आशी कृष को देखकर बहुत सिक्योर और काम फील करने लगी। उसकी आंखों में बहुत सारे इमोशंस आने लगे। कृष उसे बहुत प्यार से पैम्पर कर रहा था, क्या कर रहा था, जो शायद आशी को बहुत अच्छा लग रहा था। साइको जी, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? ये बॉयफ्रेंड क्या होता है? क्या सिर्फ मेरी बॉडी देखने वाला ही मेरा बॉयफ्रेंड है? तुम्हें पता है, मेरा दुनिया में कोई नहीं है। कभी कभी मैं सोचती थी मैं इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ कि इस दुनिया में मेरा अपना कहलाने लायक कोई नहीं है। तुम्हें पता है, मैं जिस अनाथ आश्रम में रहती थी वहाँ बाबा मेरा ख्याल रखते थे बचपन से। तुम मेरे लिए जो आज कर रहे हो वह बाबा ने किया था मेरे लिए, जब तक मैं 9 साल की थी। फिर एक दिन बाबा ने कहा, आशी बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, अपना ख्याल खुद रख सकती हो। अब तुम्हें खुद को संभालना होगा, अपने बलबूते पर, क्योंकि मैं अब हमेशा तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता। उस दिन मैं बहुत रोई थी। फिर बाबा ने मेरे आंसू पोंछे और मुझसे कहा, आशी मेरे बच्चे, तुम रो मत। बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा आएगा जो तुम्हारा ख्याल रखेगा, सबसे सुरक्षित रखेगा, जो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने देगा और मुझसे भी ज्यादा प्यार करेगा। मैंने बाबा से पूछा वह कब आएगा? फिर बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रख कर कहा, बहुत जल्द, और तब से लेकर आज तक मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ साइको जी, क्या तुम वही हो जिसके बारे में बाबा ने मुझे कहा था? क्या तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करोगे जैसे युवान से प्रोटेक्ट किया? क्या तुम मेरा हमेशा ख्याल रखोगे जैसा आज रख रहे हो? क्या तुम मुझे प्यार करोगे? आशी की इन बातों में बहुत मासूमियत थी, एक दर्द था जिससे कृष जैसा स्टोन हार्टेड भी पिघल जाए। कृष ने बहुत प्यार से आशी को देखा। कृष जो इस समय आशी को ब्रा और टॉप पहना चुका था। आशी की बात सुनकर अचानक उसके हाथ रुक गए। उसे अपने दिल में एक दर्द और चुभन महसूस हुई। उसकी आंखों में एक इमोशन था जो वह किसी को बता नहीं सकता था, लेकिन चेहरे पर अभी भी गंभीरता थी। कृष ने ऐसे रिएक्ट किया कि मानो जो कुछ भी आशी ने कहा उसने सही से सुना नहीं। उसकी बातों को इग्नोर करके आशी के नीचे के इनरवियर को अपने हाथ में लेकर कुछ सोचने लगा और फिर वह अपने कबर्ड के पास गया। उसने वहां से एक काला कपड़ा लेकर अपनी आंखों पर बांध लिया। अब उसके हाथ आशी के लेग एरिया की तरफ जा रहे थे। आशी अपनी बातों को कहने में इतनी बिजी थी कि उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि कृष ने अपनी आंखों में काली पट्टी बांध रखी थी। कृष ने आशी को धीरे से बेड पर लिटाया और नर्वस हाथों से उसने आशी के नीचे के इनरवियर को भी धीरे से खोल दिया। ना जाने क्यों आज पहली बार कृष के हाथ कांप रहे थे। ऐसी फीलिंग आज से पहले कृष को कभी नहीं आई। आज से पहले कृष ना जाने कितनी ही लड़कियों के साथ इंटीमेट हुआ होगा। किसी भी लड़की को छूना या उनके कपड़ों को निकालना कृष के लिए कोई नई बात नहीं थी। लेकिन आज वह इस बात को खुद नहीं समझ पा रहा था कि क्यों आज उसके हाथ कांप रहे हैं, क्यों वह अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है। उसने किसी तरह हिम्मत कर आशी की इनरवियर को निकालकर जल्दी से दूसरी इनरवियर पहनाई। कृष ने आशी को जीन्स पहनाने के लिए उसकी लेग्स को टच किया तो अचानक उसके बदन में झंझनाहट दौड़ गई। यह कृष के लिए मुश्किल होता जा रहा था।
तभी आशी ने क्रिश को कोई जवाब न देता हुआ देखकर पूछा, बोलो ना साइको जी, क्या तुम वही हो जिसके बारे में बाबा ने मुझे कहा था? क्या तुम वही हो जो मेरा ख्याल रखोगे, मुझे प्रोटेक्ट करोगे, मुझे प्यार करोगे? इस बार आशी के सवाल सुनकर क्रिश का चेहरा कठोर हो गया। उसे अब गुस्सा आने लगा था। ना जाने क्यों उसका दिल जल रहा था। उसने अपनी सर्द आवाज में गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, शट अप फायरफ्लाई, यू आस्क टू मेनी क्वेश्चंस एंड आई डोंट रियली लाइक आंसरिंग, इसलिए मुझसे दोबारा सवाल मत करना, समझ गई? क्रिश की धमकी और गुस्से भरी आवाज सुनकर आशी डर गई। उसे अब क्रिश की बातें अजीब सी लगने लगी। उसे लग ही नहीं रहा था यह वही क्रिश है जो उसका ख्याल रख रहा था। क्रिश की आवाज में अब कुछ और था। आशी की आंखों में नमी आ गई। आशी ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, तुम गुस्सा क्यों हो गए साइको जी? मैंने कुछ गलत कहा क्या? देखो मुझे पता है ये सवाल बहुत अजीब है, पर मुझे जानना है। प्रॉमिस मी कि तुम मेरा ख्याल ऐसे ही रखोगे और मेरी आंखों में आंसू नहीं आने दोगे। तुमने कहा था ना कि तुम्हें मेरी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, तो प्रॉमिस करो कि तुम मुझे रोने की कोई वजह नहीं दोगे। बोलो ना साइको जी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? शट अप, जस्ट शट अप। क्रिश ने झटके से अपनी आंखों से काली पट्टी हटाई और जोर से चिल्लाते हुए आशी के जबड़े को अपने एक हाथ से कस दिया और गुस्से में अपने एक एक शब्द को चबा चबा कर बोला, यू टॉक अ लॉट एंड आई डोंट लाइक पीपल हु टॉक टू मच। हाउ मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू टू शट योर माउथ? एक शब्द और निकला तो मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा, समझ गई तुम? कहते हुए क्रिश ने आशी के चेहरे को झटक दिया और अपनी जलती हुई निगाहों से उसे घूरने लगा। दर्द के मारे आशी की आंखों में बेतहाशा आंसू थे। उसका दिल दुख रहा था। वह सिसक सिसक कर रोने लगी और क्रिश से डरते हुए सरक कर बेड के एक कोने में चली गई। उसने अपने घुटनों को अपने सीने तक मोड़ लिया और जल्दी से ब्लैंकेट लेकर खुद को सिर से लेकर पांव तक कवर करके रोने लगी। आशी ने सिसकते हुए कहा, तुम बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। तुमने मुझे मारा, दर्द दिया, तुम भी युवान खन्ना की तरह हो। आशी को छूते हो, उसे दर्द देते हो। आशी को कोई प्यार नहीं करता। मैं अनाथ हूं ना, इसलिए मुझे कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा, कोई प्यार नहीं करेगा। तुम जाओ यहाँ से, आशी को किसी की जरूरत नहीं है। आज तक आशी जैसे रह रही थी वैसे ही आगे भी रह लेगी। कहकर आशी सिसक सिसक कर रोने लगी। आशी की बात सुनकर क्रिश को अपने दिल में दर्द सा महसूस होने लगा था। उसने आशी को शांत कराने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी कुछ सोचकर उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने एक नजर आशी को देखा और गुस्से में बाहर चला गया और बालकनी की रेलिंग के पास खड़ा होकर अपने हाथ से दीवार पर एक पंच मारते हुए अपने आप से बोला, स्टॉप इट क्रिश, व्हाट आर यू डूइंग? तू भूल रहा है तेरा मकसद क्या है? तू उसके करीब नहीं जा सकता। तू जानता है वह रॉकी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तू अपने भाई से उसका प्यार नहीं छीन सकता। तू एक लड़की के लिए अपने भाई को धोखा नहीं दे सकता। क्या क्रिश अपने भाई के लिए देगा अपने प्यार की कुर्बानी? कैसे थमेगा क्रिश के दिल का ये तूफान? आगे जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले पार्ट का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।